डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, DUET के सभी जो मेरे पास में पेपर हैं, 6 साल के पेपर हैं एक्चुअली, 16, 17, 18, 19, 20, 21, उसको एनालाइज करेंगे। आज उस कड़ी में एनालाइज कर रहे हैं 2018 के पेपर को, जो एक बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही इंफॉर्मेटिव पेपर है किसी भी एग्जाम के लिए। सो बिना किसी भूमिका के लेट अस बिगिन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं बताऊं कि जो एग्जाम के जो इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए 4 गाइड जो है मैंने बहुत मेहनत से पब्लिश किया है। बेस्ट रिसोर्स है ये, कोई घमंड नहीं है, ये सिंपल मैटर ऑफ फैक्ट है। इससे अच्छा रिसोर्स आपको अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतने पैशन से कोई नहीं बनाता नॉर्मली। तो इसमें जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो DUET के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 2 गाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंस टेस्ट, ये मैंने एक्चुअली 2021 में लिखा था, जो सबसे पॉपुलर मेरी गाइड है, और उसको थोड़ा मैंने अभी जो है उसको करेक्ट किया है। उसमें कोई अपडेशन नहीं है, लेकिन करेक्ट किया है, तो थोड़े बहुत अपडेशन भी है, यस आई शुड से। तो ये गाइड जो है उसका लिंक मैंने यहाँ दिया है, ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यदि आप DUET दे रहे हो। यदि आप CUET PG दे रहे हो तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड आप दोनों के लिए, यदि आप DUET दे रहे हो या CUET PG, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस। इसमें 1500 क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन, उसके एक्सप्लेनेशन भी है। इसको आप छोड़ सकते हो अब, क्योंकि जब मैंने ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस निकाल दिया, इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इन तीनों को आप देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, यदि आप DUET दे रहे हैं तो आपके लिए गाइड है ये, यदि आप CUET दे रहे हैं तो आपके लिए गाइड है ये, और दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। इससे पहले कि एक्चुअली क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, कुछ इस पेपर के बारे में कहना चाहता हूं। ये पेपर, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, कि वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड पेपर मुझे लगा, और इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। मतलब ये सब वो गोल्डन पेपर हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए आपको एक बार ब्राउज कर लेना चाहिए, क्योंकि 100% मैं श्योर हूं कि इसमें से कई 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 क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में आपको CUET PG में, इस बार के DUET में, और कई अन्य एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो वेरी गुड कलेक्शंस। ऑफ कोर्स कुछ एरर हैं, कुछ एडमिट क्वेश्चन है, वो तो चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ द UN इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये आप जानते हैं, मुझे लगता है मेरे सब बहुत स्टूडेंट जानते हैं, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। नॉट ओनली यूनाइटेड नेशन बट NATO एंड कई वार्सो पैक्ट भी पहले, और जितने भी मिलिट्री अलायंस भी होते हैं, वो सब इसी प्रिंसिपल पे होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, किसी एक पे अटैक हो तो सब अपने ऊपर अटैक माने और कलेक्टिव डिफेंस करे, और एक सबके लिए खड़ा हो, सब एक के लिए खड़ा हो। ये क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाता है कि ये प्रिंसिपल मॉडर्न टाइम में किसने दिया। तो ये मॉर्गनथाउ ने ये प्रिंसिपल ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल दिया था। वैसे ये अलेक्जेंडर ड्यूमा के एक फेमस बुक जो 3 मस्किटियर्स है, उसमें ये फर्स्ट टाइम ये बात आती है, लेकिन वो तो नॉवेल की बात है, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। अबुल फजल के बारे में ये क्वेश्चन है कि वो किस 2 फिलॉसफी का फ्यूजन दिखाते हैं। यदि आपने अबुल फजल का मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये बात पता होगी, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, कि वो इब्न अरबी से जो है सूफी फिलोसफर तो थे ही प्रभावित, लेकिन जो एक जिसको कहते पर्सियन सूफी संत जो थे, सहराबुद्दीन सियाबुद्दीन सुहरावादी, उनका उस पर बहुत असर था। जो इशरक, जो थ्योरी ऑफ लाइट एंड इल्यूमिनेटेड विजडम उन्होंने लिया था। तो उस समय में देखिए, मुगल काल में, आप एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है, आप याद रखिए कि मुगल पर्सियन से बहुत प्रभावित थे। उस समय में जो वहाँ का शासन था, उससे वो प्रभावित थे, और काफी दोनों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज था। वैसे मुगल जो हैं मंगोल और टर्क ट्रेडिशन से आते हैं, उनका जो वंश है, लेकिन उस समय की जो स्थिति थी जियोपॉलिटिकल एशिया की, उसमें वो जो है ज्यादा प्रभावित होते हैं, स्टेट क्राफ्ट में भी और फिलॉसफी में भी, पर्सियन से। और आपको पता होना चाहिए कि मुगल ने पर्सियन लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रखा था, टर्क नहीं था, याद रखिएगा। सो पर्सियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है, उसका मिश्रण उनके थॉट में मिलता है, अबुल फजल के थॉट में। In 1945, the new organization called the United Nations, दूसरा क्वेश्चन UN से है, pledged to promote social progress and better standard of life because। अब यहाँ पे एक पहले मैं बता दूं, UN बहुत इंपॉर्टेंट थीम लगता है, तो आप यदि पोलम की तैयारी कर रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन को इन्स एंड आउट पढ़ जाइएगा, उसके चार्टर एंड ऑल,
उसके जो एजेंसीज एंड मेनी मेनी अदर ट्रिविया एनेक्डोट एंड ऑल। तो ये कह रहा है कि क्यों यूनाइटेड नेशन जो है ये फोकस करता है टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो आप जब इन चारों को पढ़ेंगे, बहुत लंबा है, तो ये लाइन आप ठहर जाएंगे इस पे। ये कहता है द यूएन चार्टर ड्रॉज ए लिंक बिटवीन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड ग्लोबल पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट। तो जब जिसको बोलते हैं ना ह्यूमन सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी तब तक नहीं हो सकती है वर्ल्ड में जब तक कि हम ग्लोबल पॉवर्टी, हंगर और डेवलपमेंट को यूनिफॉर्म ना करें। ये यूनाइटेड नेशन मानता है। इसीलिए ये जो है केवल सिक्योरिटी पे ही नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट, इन सब पे भी फोकस करता है। 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आपको जंबल मिलेंगे क्योंकि मैंने एकोमोडेट करने की कोशिश की है। इतने लंबे लंबे हैं, हर क्वेश्चन अलग अलग स्लाइड में देना पॉसिबल नहीं है, 100 स्लाइड हो जाएंगे इसलिए आपको, लेकिन सभी क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद प्लूरलिस्ट थ्योरी। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आप जानते हैं प्लूरलिज्म क्या होता है। आप यहाँ मैक्लेवर का आपको लाइन भी याद होगा कि स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, मतलब स्टेट इज वन एसोसिएशन एमॉन्ग मेनी एसोसिएशन। ये भी प्लूरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। इसके जो सबसे बड़े वन ऑफ द प्रोपोनेंट रहे हैं वो रॉबर्ट डहल रहे हैं। रॉबर्ट डहल ने एक बुक लिखा था, वो भी मैं आपको बार बार बताता हूँ, पॉलीआर्ची, जिसमें कि प्लूरलिज्म का उनका कॉन्सेप्ट है, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन। उन्होंने एक और बुक लिखी थी, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, बहुत साल पहले। उसके बाद उन्होंने जो है पॉलीआर्ची लिखा। डेमोक्रेसी जो है पॉलीआर्ची का एक तरह का रूप है। अब इस पे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफी इस पे करता रहा हूँ। ये सब बुक को याद कर लीजिए और रॉबर्ट डहल को भी याद कर लीजिए कि ये प्लूरलिज्म के समर्थक रहे हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एज ए मेथड वाज डेवलप्ड टू स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ। अब यहाँ पे आप फ्रेडरिक्स को याद कीजिए कि उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच से ही जो है इंडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इन सब कंट्री के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर किया था। प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो सिस्टम थ्योरी जो डेविड ईस्टन की है उससे निकलता है। उसमें ये देखा जाता है कि जो सोसाइटी है उसके कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं। स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइजेशन, पैटर्न, बिहेवियर, रिलेशनशिप, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये सब भी स्ट्रक्चर में आते हैं। इवन कास्ट सिस्टम इज ए स्ट्रक्चर। तो वो जो है क्या फंक्शन करता है, मतलब सोसाइटी में ऐसा माना जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में कि हर स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बना है। जैसे कि शरीर में हर ऑर्गन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए है। तो ये देखा जाता है क्या कोई ओवरलैप तो नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर दो फंक्शन तो नहीं कर रहा है, और एक ही फंक्शन के लिए क्या 5 स्ट्रक्चर तो नहीं है। इस टाइप की चीजों से जो है हम काफी चीजें उस सोसाइटी के बारे में जान सकते हैं, उसके कल्चर, उसके सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम एंड ऑल। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। तो ये डेवलपिंग कंट्री के लिए ज्यादा यूज होता है। वैसे तो कहना गलत है, इसको हर जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग ओवरलैप दिखता है स्ट्रक्चर और फंक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स। अब ये जो है आपको बहुत ही इजी लगना चाहिए या इजी टू मीडियम लगना चाहिए यदि हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने ठीक से पढ़ा है तो। एवरीबडी गिव्स अप देयर राइट ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो सभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये तो होता ही है कि आपको कुछ राइट छोड़ना पड़ता है, तभी तो आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो राइट्स जो है आप उस पॉलिटिकल कम्युनिटी में निहित कर देते हैं, उसके बिहाफ में गवर्नमेंट या रूलर उसको यूज करता है उस राइट्स को टू मेंटेन पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर, पीसफुल लाइफ। द लेवाइथन इज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपको ठहर जाना चाहिए। आप में से कई लोग 70% मेरे स्टूडेंट बोलेंगे कि ये बिल्कुल गलत है। लेवाइथन जो है वो पार्टी नहीं है। लेवाइथन एक थर्ड पार्टी है। वो मतलब कि एब्सल्यूट मोनार्क या एब्सल्यूट सोवरेन की कॉन्सेप्ट है, जो कि उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं है। लेकिन जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनती है या सिविल सोसाइटी बनती है, उसने अपने सारे राइट्स जो है उस थर्ड पार्टी को दे दिए हैं कि भाई तुम ये राइट लो और हमारी जान माल की रक्षा करो, हमें एक पीसफुल लाइफ दो। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिवर्सिबल। ये भी रॉन्ग है, कॉन्ट्रैक्ट रिवर्सिबल नहीं है। एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आप उसको नहीं तोड़ पाएंगे हॉब्स में। द कॉन्ट्रैक्ट टेक्स अवे ओनली सम ऑफ द नेचुरल राइट। ऐसा नहीं है, ये लॉक में है, लेकिन यहाँ पे आपका केवल सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड ऑनर ऑफ द फैमिली डिग्निटी को छोड़ करके ऑलमोस्ट सारे नेचुरल राइट आपके जो है वो छीन लेता है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो केवल इसमें आप देखेंगे कि सही तो एवरीबडी गिव्स अप राइट ऑफ गवर्निंग देमसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेशल माइनॉरिटी राइट इंडोर्स बाय विल कैमेलिका। विल कैमेलिका ने जो है आपको पता है मल्टीकल्चरलिज्म का थॉट दिया है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, उनकी बुक को भी याद कर लीजिएगा। और
उसमें उन्होंने बहुत सारे राइट्स कहे हैं, जैसे कि सेल्फ गवर्नमेंट राइट होनी चाहिए, मतलब सेल्फ गवर्निंग राइट, अपने को वो खुद गवर्न कर सके, इस तरह की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, पावर डेलीगेट या डिवॉल्व होनी चाहिए, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट होनी चाहिए, पॉलीइथनिक राइट होनी चाहिए, अपना कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो पास्ट ट्रेडिशन है उसको बनाए रखना, मेंटेन रखने का। लेकिन टेरिटोरियल ऑटोनॉमी की राइट जो उनकी बात उन्होंने नहीं की है, इसमें तो पूरी कंट्री ही डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी, ऐसा राइट का बात तो कोई कर नहीं सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडिया एसोसिएटेड विद जेरेमी बेंथम। तो आप जेरेमी बेंथम को आप फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म के नाम से जानते हैं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल इनके साथ जुड़ा हुआ है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इज द बेसिस फॉर राइट एंड रॉन्ग, ये यूटिलिटेरियनिज्म की प्रिंसिपल है, इसको हेडोनिज्म भी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, इंडिविजुअल राइट्स आर इनवायलेबल, यहाँ पे रुक जाइए, फिर से आते हैं। एवरी लॉ इज एन इन्फ्रैक्शन ऑफ लिबर्टी, ये बिल्कुल सही, उनका कहना है कि लॉ क्या है, जब भी कानून बनता है आपके कुछ लिबर्टी को एक तरह से कंस्ट्रेन करता है। इट इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, तो मैंने कह दिया आपको, वो तो उनका था ही। नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस ऑन स्टिल्ट, ये जरूर इस लाइन को याद रखिए क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था, और वो जो है नेचुरल राइट को बिल्कुल बकवास बुद्धू वाली बात मानते हैं, वो लीगल राइट के प्रोपोनेंट हैं। और लीगल राइट तो वही है जो स्टेट आपको देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि राइट जो है इनवायलेबल है। इनवायलेबल का मतलब सैक्रोसैंक्ट है, कोई गॉड गिवन या नहीं है, नेचर गिवन नहीं है, स्टेट कल को आपको राइट छीन सकता है, इनवायलेबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट ही विच इज नॉट एन आइडिया एसोसिएटेड विद जेरेमी बेंथम, तो ये आइडिया उनके साथ एसोसिएटेड नहीं है, वो मानते थे कि इंडिविजुअल राइट्स आर नॉट इनवायलेबल, तो ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक वर्च्यू, तो सिविक वर्च्यू होता क्या है, मैंने आपको बताया है, जहां पे कि आप अपने कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो, चाहे कल्चरल हो, चाहे रीजन हो, चाहे रिलीजन हो, उससे उठ करके जब आप अपने कंट्री के बारे में सबके साथ मिलजुल करके एज ए अवेयर सिटीजन आप एक कंट्री को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, टॉलरेंस रखते हैं दूसरे के लिए भी, दूसरे कम्युनिटी के लिए, कल्चर के लिए, तो मल्टी कल्चरल जो एक आप में स्पिरिट आती है जिससे कि आप ड्रिवन होते हैं, वो सिविक कल्चर है, मतलब वो आपका अपना कल्चर छोड़ के आप सिविक कल्चर अपना लेते हो। तो वो जो है मैकियावेली, आपको लगेगा कि मैकियावेली इतनी अच्छी बातें क्यों करते हैं, तो मैकियावेली का जो डिस्कोर्स जो बुक है, उन्होंने 2 बुक लिखी है, द प्रिंस, जो रियलिज्म का एक तरह का एक बेसल रियलिज्म, जो क्रूड रियलिज्म कहते हैं, उसका डिपिक्शन, और दूसरा उन्होंने रिपब्लिकन जो उनकी थॉट थे उस पे उन्होंने द डिस्कोर्स ऑफ द लेवी लिखा है, तो डिस्कोर्स शॉर्ट में कहते हैं, उस बुक में उन्होंने सिविक वर्चू की बात की है, सिविक कल्चर, सिविक वर्चू सिटीजन में पैदा करने की बात की। वो नैरो जो उनके पैरोकियल आइडेंटिटी है, लाइक रिलीजियन, कल्चर, लैंग्वेज, उससे ऊपर उठ के वो जब एज ए सिटीजन सोचने लगते हैं, तब रिपब्लिकनिज्म की थॉट आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट द वेस्टफेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कहने का मतलब कि वेस्टफेलिया का जो टेम्पलेट है उसमें से कौन कौन से इसके लिए इसके पार्ट हैं। सोवरेनिटी उसका पार्ट है, टेरिटोरियलिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसका पार्ट है कि फिक्स बाउंड्री होगी, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ऑटोनॉमी होगी हर स्टेट की, इक्वलिटी होगी, लीगल इक्वलिटी, ये सारी चीजें वेस्टफेलियन में हैं, तो इसीलिए ये तीनों ही सही हैं। Which of the following is the position of the transformationalist in the debate about globalization, ये repeated question है। आप ग्लोबलाइजेशन के जो थिंकर हैं उसको 3 पार्ट में खाने में बांट सकते हैं। एक जो है वो ग्लोबोफाइल्स हैं या ग्लोबलिस्ट हैं, हाइपर ग्लोबलिस्ट, मतलब वो ग्लोबलाइजेशन को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा है, स्टेट तो अब विदर अवे हो रहा है, कोई बाउंड्री नहीं बची है, कोई बॉर्डर नहीं बचा है, पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है। दूसरे खाने में आप रख सकते हैं ग्लोबोफोब्स को, मतलब स्केपिस्ट, जो कि कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ग्लोबलाइजेशन हमेशा से होता रहा, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, और इसमें नेशन स्टेट विदर अवे नहीं हो रहा और पावरफुल बन के उभर रहा है, जो यहाँ पे लिखा गया है, स्टेट रिमेन इन चार्ज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड हैव मैनेज्ड टू एक्सपेंड देयर कैपेसिटी फॉर रेगुलेशन एंड कंट्रोल, ये ग्लोबोफोब्स हैं। और ये जो स्टेट्स आर लूजिंग पावर इन्फ्लुएंस एज ए ग्लोबलाइजेशन, ये जो है ग्लोबोफाइल्स हैं, फाइल मतलब जो उसको पसंद करते हैं, ग्लोबलिस्ट हैं। अब थर्ड खाने में ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट आते हैं, जो कि एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं, जो यहाँ लिखा गया है, स्टेट्स आर बिकमिंग स्ट्रॉन्गर इन सम रेस्पेक्ट एंड वीकर इन अदर एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये जो है थर्ड व्यू है ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ऑडिट? सोशल ऑडिट क्या होती है? जब सोसाइटी खुद जो है वो गवर्नमेंट के क्रियाकलाप का लेखा जोखा लेने लगती है तो उसको सोशल ऑडिट कहते हैं। मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन जब उस तरह के ऑडिट करने लगती है, कोई कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑडिट नहीं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपको पता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन ही केवल इसमें से एक ऐसा है जो सोशल ऑडिट के जैसा है, क्योंकि आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट ने कैसे डिसीजन लिया है, आप जाके वर्क को भी देख सकते हैं कि बांध बन रही है तो उसमें बालू और गाड़ा और ईंटा कितना लग रहा है, ये सब आप जाके साइट पे देख सकते हैं, आप फाइल मंगवा दे सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एंड ऑल एवरीथिंग। आरटीआई इज ए काइंड ऑफ सोशल ऑडिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग? आपको हमने बहुत सारे मॉडल बताए हैं, रैशनल चॉइस है, चाहे सिस्टम अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, इंक्रीमेंटलिज्म, गेम थ्योरी एंड मेनी मेनी अदर अप्रोच। तो उसमें इलीट मॉडल भी है, रैशनल मॉडल भी है, इंस्टीट्यूशनल मॉडल है, लेकिन ये मॉडल नहीं है, ये ऑड वन आउट है। विच कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी इसिया बर्लिन डिफेंड इन हिज एसे टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको पता है इसलिए बर्लिन जो है एक लिबरल थिंकर थे और वो निगेटिव लिबर्टी के प्रोपोनेंट थे। उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी को स्लिपरी स्लोप कहा है कि टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ हमको ले जाता है, इसलिए सही आंसर होगा निगेटिव लिबर्टी। अब यहाँ मैच करने के लिए ऑफ कोर्स जगह नहीं होने के चलते हमने आपको वो मैचिंग का ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो हम लोग गेम खेल सकते थे 50-50 या एक ही से निकल जाना। तो यहाँ सीधा मैं मैच कर रहा हूँ। प्लाटो को जो है आप द लॉ से जोड़ सकते हैं, उन्होंने बुक लिखा है, रिपब्लिक के अलावा लॉ भी लिखा है, स्टेट्समैन भी लिखा है। रूसो ने जो इमिली लिखा है, इमिली बुक उनकी जो है एजुकेशनल ट्रीटी है, एजुकेशन पे, ऑन एजुकेशन, कैसे बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है जेंडर के हिसाब से। रॉल जो है, यहाँ पे आप एक बात याद रखिए, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल मैप बोलते हैं कि इनके इस बुक को मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने बहुत अपोज किया था अपने बुक विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन में, क्योंकि उनका कहना था कि ये एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच है, जेंडर को कैसे एजुकेशन में बंटवारा किया जाता है। रॉल्स जो है उन्होंने लॉ ऑफ पीपल लिखा है, ये ग्लोबल जस्टिस का प्रिंसिपल है उनका। और मिल जो है वो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, अपनी वाइफ के साथ मिल के लिखते हैं, लेकिन हमेशा अकेला इनका नाम दे दिया जाता है। विच ऑफ द थिंकर विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट एंड चूज? तो ठीक है, ये तो मैच करने की है, अगेन मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, सॉरी। थ्यूसीडाइडस जो है वो क्लासिकल ग्रीक जो है रियलिस्ट थिंकर है, इन्होंने पेलोपोनेसियन वॉर लिखे, सब रिपीटेड है, ऑल रिपीटेड क्वेश्चन है। पेलोपोनेसियन मॉर्गेनथाउ ने पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन लिखा है 1940s में, जहां उन्होंने 6 प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल रियलिज्म दिया है। केनेथ वॉल ने 1979 में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखा है, जिसमें उन्होंने नियो रियलिज्म को प्रोपाउंड किया। मैकियावेली ने, आपको बताया मैंने, प्रिंस लिखा और डिस्कोर्स लिखा है। प्रिंस जो है क्लासिकल रियलिज्म का एक बहुत बड़ा सा ट्रीटीज है, छोटी बुक लेकिन बहुत बड़ी ट्रीटीज। मैच करने के लिए तीसरा क्वेश्चन, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, ये सब जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये प्रुशिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने जर्मनी को एक किया। मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, ये एरिस्टोटल कहते हैं, इसका मायने तो 2 मिनट में समझाया जा सकता है, लेकिन अभी छोड़ देते हैं। पॉलिटिक्स इज व्हाट, हु गेट्स व्हाट एंड व्हेन, हाउ, ये तो मैंने कम से कम 10 बार आपको कहा होगा। हैरोल्ड लैसवेल, ये पॉलिसी साइंस के भी जनक हैं। एरिस्टोटल के बारे में एक दो चीजें मैं जस्ट बोल देता हूँ। फर्स्ट टाइम इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया, ऑल्सो इन्होंने प्रपोर्शनेट इक्वलिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया। पॉलिटिक्स एज कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन कंसर्ट, ये भी मैंने 10 बार बताया होगा। हाना आर्डेंट, मतलब जब हम मिल करके को क्रिएट करते हैं बाय स्पीच, डायलॉग, कम्युनिकेशन, तो उसको पावर कहते हैं। पावर एक के ऊपर दूसरे का डोमिनेशन नहीं है। विच अमॉन्ग द 4 वेदास गिव इंपॉर्टेंस टू इंद्रा इन इट्स हाइम? हाइम मतलब मंत्रा जो उसके हैं, वेद के हाइम्स, मंत्रोच्चार, उसमें किस गॉड को सबसे अधिक इंपॉर्टेंस दिया गया है? ऋग्वेद में सबसे बड़े जो गॉड हैं वो इंद्रा हैं, वो गॉडों के लीडर हैं, देवताओं के मतलब नेता, चीफ गॉड। सेकंड नंबर पे वरुणा आते हैं वेदा के गॉड में, जो बहुत तरह से वाटर के गॉड हैं, वो ओमनीसिएंट हैं, मतलब सर्वज्ञानी हैं, प्रोटेक्टर हैं, क्रिएटर हैं गॉड के एक तरह से, अपहोल्डर ऑफ लॉ हैं। जो बाद में आप विष्णु में आप देख सकते हैं, जो बाद में जो गॉड प्रोमिनेंस में आए विष्णु, वैष्णव ट्रेडिशन में, वो वरुणा पहले कह सकते हैं आप। रुद्रा जो हैं वो स्टॉर्म, लाइटनिंग, द डिस्ट्रॉयर, जो बाद में जो है पोस्ट वैदिक या पुरानी काल में शिवा के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, विष्णु शिवा। एंड अदर्स में जो है वैदिक गॉड में वायु हैं, आप समझते हैं, एयर एंड सूर्या,
सूर्य देवता, अग्नि है, ऋता है, जो साइकिल जो अनवरत चलती है, सब कुछ जो एक प्लानिटरी मोशन से लेके जो सब कुछ अपने अपने नियत से चलती है उसको ऋता कहते हैं। तो वो धर्म कह सकते हैं। तो ये सारे जो गॉड हैं इसमें काफी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था एक समय में। अब उसकी जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस पॉलिटिकल साइंस में तो नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। तो चलिए आप जान लीजिए थोड़ी बहुत। इसमें एक चीज और जान लीजिए कि पौराणिक काल में जो है ये सारे गॉड की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई। पुरानी काल अब है 8th-9th सेंचुरी जब इंडिया में आया, ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जब साउथ इंडिया में भी फैलने लगा, तो इसमें जो तीन जो है सुप्रीम गॉड आ गए। एक हो गया विष्णु, दूसरे हो गए शिवा और तीसरी हो गई दुर्गा। तो ये ट्रेडिशन चला जिसमें कि शिव जो है वो वैष्णवाइट हो गए, शिवा के जो भक्त थे वो शैव हो गए, शैविज्म जो है, और दुर्गा जो है वो कई तरह के गॉड में वो कन्वर्ट हो गई। जैसे दुर्गा की पूजा बंगाल में होती है, बिहार, झारखंड और मेनी अदर प्लेसेस में, ईस्टर्न इंडिया में वो शक्ति का रूप मानी जाती हैं। तो इन इसमें जो है कन्वर्ट हो गया ये सब गॉड की इंपॉर्टेंस जो है घट गई। When was gender mainstreaming adopted an official UN policy in the UN General Assembly? अब ये मैं पहला क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, इसको आप चेक कर लीजिएगा। मैंने जितना थोड़ा 5 मिनट या 3-4 मिनट देखा, मुझे 1997 दिखता है जहां जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की गई थी। अब यहाँ इसका ऑफिशियल आंसर शायद उन्होंने 1980 दिया है, पता नहीं क्या है, इसको चेक कर लीजिएगा। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मायने क्या होता है वो ज्यादा आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है, और यूएन में क्या मतलब इसको अपना है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिसी, ये कंट्री में भी हो सकता है, यदि आप कोई भी पॉलिसी बना रही है, यूनाइटेड नेशन कोई भी प्रोजेक्ट ला रही है, कोई भी और एक्टिविटी कर रही है, तो उसमें ये सोचेगी कि मैन और वुमेन इससे कैसे अलग अलग अफेक्टेड हो रहे हैं, पर्टिकुलरली वुमेन, जिससे कि जेंडर इक्वलिटी रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पॉलिसी से ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, या वो जो दोनों में खाई है मैन वुमेन में वो भरा नहीं जा रहा है। ये जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड फादर ऑफ लिबरलिज्म? 10 बार रिपीटेड लिख लीजिए, आपको पता है ये कौन है। आप मेरे 90% स्टूडेंट बोलेंगे लॉक। 14 सार्क समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2007 स्ट्रेस्ड ऑन, ये मैं अर्बिट क्वेश्चन में बोल रहा हूं। पहला अर्बिट क्वेश्चन है इंप्रूविंग इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, दैट्स ऑल, इससे अधिक कुछ नहीं इस पे कहेंगे। कबीर इज कंसिडर्ड ए पॉलिटिकल थिंकर। अब ये सब क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम नहीं किया हुआ है, आपको कॉमन सेंस से मारना पड़ेगा। कबीर बहुत सारा चीज पॉलिटिकल बोलते हैं, आपको पता है। तो उसमें से आप पढ़ेंगे ही क्वेश्चन बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी, तो ये एक बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। उन्होंने ये कहा ना कि बर्थ से कुछ नहीं होता है, मतलब आपका जो कर्म है वो आपको बनाता है। बहुत तरीके से उन्होंने कहा। उन्होंने धर्म को भी जो दकियानुसी रिचुअलिज्म है उसको कहा है, ताहिचर मुल्ला बांग दे, और मतलब बहुत सारे हिंदुइज्म को भी उसने बुराई की है, मुस्लिम का भी किया है। तो काफी चीजें जो है उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता है। तो ये इसमें सही है। पोएट होना, फेमिनिस्ट होना, पॉटर होना। अब फेमिनिस्ट तो पता नहीं वो थे किस या नहीं थे, लेकिन पॉटर पोएट होना तो कोई पॉलिटिकल है नहीं। द मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन, अगेन ये सेकंड क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं है। मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का जो जो मार्क्सिज्म में है कि उसका एक मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन है। हेगेलियन में क्या है, वो आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्शन हिस्ट्री का है, प्रोग्रेशन। हिस्ट्री क्या है? प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज एज पर हेगल। मार्क्स के अनुसार क्या है? हिस्ट्री इज प्रोग्रेशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। Mode of production constitute of forces and relation of production, and this is progresses through the process of dialectism is inherent contradictions, जो कास्ट स्ट्रगल में बदल जाता है। एक कास्ट वो है जो मींस ऑफ प्रोडक्शन या फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, दूसरा अपना लेबर सेल करता है, डोमिनेंट होता है। पहला जो है डोमिनेंट है, दूसरा डोमिनेटेड होता है, एक्सप्लॉइटेड होता है। इसी स्ट्रगल से जो है हिस्ट्री प्रोग्रेस करता है। दिस इज द मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। अब इन सबको जानने के बाद भी आपको इसको समझने में, इसको बनाने में मुश्किल होगा, क्योंकि इन्होंने ठीक से फ्रेम किया नहीं है। एज क्रिएशन ऑफ मैन सब्जेक्ट टू इंपेरिकल लॉ, इसको इन्होंने सही बोला, लेकिन देखिए क्या लैंग्वेज, बुरा सा लैंग्वेज है। एज क्रिएशन ऑफ मैन सब्जेक्ट टू इंपेरिकल लॉ, ठीक है, इसको एनालाइज किया सकता है, आप सोच लीजिएगा। एज सेप्ड बाय एक्ट ऑफ ग्रेट मैन, नो आप कह सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, नेवर, ये सब बकवास है। एज इम्पोज्ड बाय सुपर नेचुरल पावर, क्यों ऐसा बोलेगा? ये तो इंपेरिकल लॉ से चलता है, क्योंकि वो साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं। तो आप कॉमन सेंस से इसको सही मार सकते हैं, लेकिन आप अपने नॉलेज से इसको सही नहीं कर पाएंगे। Who among the following is not a
पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट, ये भी आप कॉमन सेंस से कर देंगे आप बिना जाने हुए, क्योंकि कार्ल मार्क्स को कैसे आप पोस्ट कॉलोनियल बोलेंगे, ये जो है मिड 19 सेंचुरी में आते हैं 1850 में, उस समय तो कॉलोनियलिज्म अपने पीक पे था, तो पोस्ट कॉलोनियल क्या मतलब है। बाकी सब आप जान लीजिए केवल कि पार्था चैटर्जी, सुदीप्ता कविराज, भाभा, ये सब सब पोस्ट कॉलोनियल ऑथर कहे जा सकते हैं, थिंकर। विथ whom would you associate केव एलोगरी, 10 बार रिपीटेड कर लीजिए, आप में से 99% स्टूडेंट मेरे बोलेंगे ये प्लेटो का है। यहाँ डिवाइडेड लाइन भी याद कर लीजिए, कल ही मैंने बताया, वो भी वही है, द divided line between intelligible world and visible world, the world of idea, the world of form versus world of what we see, world of our conscience or world, sensory world, visible world। व्हाट इज द सेंट्रल एजम्पशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यहां भी बहुत अच्छे से जो है इन्होंने इसको नहीं किया, वैसे जो लिखा है वो ठीक है। देखिए मॉडर्नाइजेशन और या डेवलपमेंटलिज्म इसको बोलते हैं, ये 1960s में अमेरिका ने शुरू किया था। ट्रूमैन का जो कंटेनमेंट पॉलिसी था उसका एक थ्योरेटिकल एक्सटेंशन था, उसमें सोशलिज्म या कम्युनिज्म को थर्ड वर्ल्ड में रोकने के लिए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी दी गई थी या डेवलपमेंटलिज्म की थ्योरी दी गई थी। उसमें यह कहा गया था कि डेवलपमेंट का एक फिक्स्ड पाथ है, जो कि मॉडर्नाइजेशन का भी पाथ वही है, मतलब आप मॉडर्न होंगे तो डेवलप होंगे, लाइक दैट। और वो जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसी पाथ को पे चल करके मॉडर्न और डेवलप बने हैं। डेवलपिंग नेशन को बस उसी पाथ को फॉलो करना है, तो कुछ डिकेड में वो भी डेवलप हो जाएंगे। तो इसको यदि आप देखें तो यहाँ है कि ऑल सोसाइटी शुड फॉलो द पाथ विच मॉडर्न वेस्टर्न स्टेट हैव अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू बिकम मॉडर्न। तो ठीक है, बाकी पढ़ लीजिएगा, वो सही नहीं है। और इसको चैलेंज किया किसने? द डिपेंडेंसी थ्योरीज ने, जिसमें कि रॉल प्रेबिस आते हैं, अंडरवुड और फ्रैंक आते हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया। इमैनुअल बर्नस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, जो आगे इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन साफ्टा कहीं नहीं पहुंच पाया, बेकार हो गया, क्यों? तो इसका देखिए क्या है, नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्री, मतलब हम लोग जो साउथ एशिया में जितने कंट्री हैं ना, वो सब एक ही तरह की चीजों को जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या एक दूसरे को करेंगे, ये एक सही बात है। एंड लैक ऑफ बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये नहीं हो सकता। देखिए बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यदि हो ही जाए सभी साउथ एशियन कंट्री में, तो फिर साफ्टा की क्या जरूरत है? यदि सबके साथ हमारा, मान लीजिए इंडिया का बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका सबके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो फिर हमको साफ्टा की क्या जरूरत है? इसलिए ये गलत है। तो जिसमें टू नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो आप देखेंगे तो इसमें टू है तो ये खत्म हो गया, इसमें टू है खत्म हो गया, इसमें टू। तो एक ट्रिक खेलिए कि केवल एक ही सही है, इसमें टू नहीं है, 1 और 3, और इसको टिक मार दीजिए। तो ठीक है, पॉलिटिकल हर्डल तो है। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, रिपीटेड कल ही मैंने बताया है, इंडस वाटर ट्रीटी में जो है 3 रिवर का 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन से हुआ था। और तीसरा जो है वो यहाँ पूछा गया है कि हमें दिया गया ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी रावी, ब्यास, सुतलज, ये इंडिया को दिया गया, और रिमेनिंग जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। इकबाल का जो आइडिया ऑफ कम्युनिटी था, मैंने आपको पढ़ाया है, वो केवल जो है नेशनल नहीं था। उनका कहना था कि पूरे जो एक तरह का अरबियन वर्ल्ड है, मतलब ट्रांसनेशनल था, वो सब जो है एक मिल्लत है, वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी भी है, एक रिलीजियस कम्युनिटी भी है, और वो देखते थे एक पैन इस्लामिक नेशन की कॉन्सेप्ट उनके मन में थी। तो ये ट्रांसनेशनल। अब यहाँ कंफ्यूज आप कर सकते हैं ट्रांसनेशनलिज्म वर्सेस इंटरनेशनलिज्म। इंटरनेशनलिज्म मतलब बहुत ग्लोबल लेवल पे हो जाता है, वैसे समझिए। ट्रांसनेशनलिज्म मतलब आपके नेशन के बाउंड्री से पार हो गया। तो ग्लोबल तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड, बुद्धिस्ट वर्ल्ड उधर है, तो ट्रांसनेशनल जरूर आप कह सकते हैं इसको। मार्शल प्लान क्या था? वेरी वेरी मच रिपीटेड। मार्शल प्लान आपको पता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप, वेस्टर्न यूरोप पूरा तबाह हो गया था, उसके इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट के लिए, रीबिल्ड करने के लिए अमेरिका ने 13 बिलियन यूएस डॉलर की सहायता का एक प्लान चलाया था, उसको मार्शल प्लान बोलते हैं। उसी से अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में भी उभरा और नाटो का लीडर भी बन गया। तो रीबिल्डिंग वेस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज। सॉरी कि ये छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट इन द लॉन्ग रन इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल टू फॉरगेट दैट देयर इज एनीथिंग लाइक मेजोरिटी और माइनॉरिटी इन दिस कंट्री, एंड दैट इन इंडिया देयर इज ओनली वन कम्युनिटी। इतनी अच्छी बात किसने कहा था कि कोई कम्युनिटी है, मेजोरिटी नहीं है, माइनॉरिटी नहीं, सब एक है। मतलब सिविक कल्चर, सिविक वर्चू, जो अभी आपने देखा मैकियावेली का, ये कहना था पटेल जी का, जो आयरन मैन है, जिन्होंने कि इंडिया को एक इंटीग्रेट किया 550 रियासतों को मिला करके, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। India has Kala Pani and Susta territorial dispute with. Arbit question number 2.
वेरी वेरी अर्बिट, नेपाल के साथ है, बस जानते हैं तो जानते हैं। आप इस तरह क्वेश्चन को तैयारी नहीं कर सकते। स्टेट ऑटोनॉमी इज चैलेंज्ड इन द पोस्ट वेस्टफेलियन ऑर्डर, कॉमन सेंस क्वेश्चन। यदि आप वेस्टफेलियन आपने पढ़ा है, मतलब सॉरी, यदि वेस्टफेलिया आपने पढ़ा है, पोस्ट वेस्टफेलिया पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बस सोच समझ के दे सकते हैं। पोस्ट वेस्टफेलियन क्या होगा कि अब जो है स्टेट की जो ऑटोनॉमी है बहुत कारणों से चैलेंज हो रही है, क्योंकि मल्टी एक्टर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो गया है, उसमें एनजीओज आ गए हैं, ग्लोबल सोशल मूवमेंट आ गए हैं, यूनाइटेड नेशन एंड अदर अदर टाइप के आईजीओज आ गए हैं, एंड मेनी मेनी अदर एक्टर्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, टीएनसीज, डोनर ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप के आ गए हैं। तो स्टेट केवल एकमात्र प्लेयर जो है नहीं रह गया है जो क्लासिकल रियलिज्म में कहा जाता है वेस्टफेलियन के टाइम में था। तो इसको यदि आप खोजेंगे इसमें कहाँ है, तो एक ही मिलेगा आपको कि इन मोर इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी याद कीजिए नोए और कोहेन का, तो नेशनल गवर्नमेंट आर फोर्स टू इंगेज इन extensive multilateral collaboration and cooperation simply to achieve डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव। ये देखिए कितना हो रहा है, इवन इंडिया को भी ये करना पड़ रहा है। इवन वैक्सीन के लिए आपको कितने स्टेक होल्डर से आपको इंगेज होना पड़ता है। अभी तालिबान के इशू में भी आपको कई स्टेक होल्डर से इंगेज होना पड़ता है। मेनी मेनी इश्यूज में जो है आपको वीसा के लिए, अदर्स के लिए, केवल एक स्टेट नहीं है। बाकी को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यही इसमें सही है। इससे स्टेट की ऑटोनॉमी को चैलेंज हो रहा है। ये दोनों ही क्वेश्चन रिपीटेड हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस। ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में पूछा गया। इसके बाद मैंने आपको एक वीडियो देखने के लिए कहा था, उसमें मैंने जो पोस्ट लिखा था उसको मैंने यहाँ रिक्रिएट किया है या कॉपी पेस्ट किया है। निगेटिव पीस जो है वो सिंपली एब्सेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस है, मतलब कि कोई आपको मारपीट नहीं रहा है, आपको कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है, तो निगेटिव पीस है। पॉजिटिव पीस जो है बहुत आगे की बात है, वो स्ट्रक्चरल वायलेंस को खत्म करने की बात बोलता है। स्ट्रक्चरल वायलेंस है जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो घर में वायलेंस हो रहा है, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो सोसाइटी में वायलेंस हो रहा है, जैसे पोवर्टी इटसेल्फ एक वायलेंस है। डेवलपमेंट का वो कॉन्सेप्ट जो लोगों को उखाड़ दे, अपनी जमीन से डिस्प्लेस कर दे, वो वायलेंस है। उस टाइप की चीजों को जब आप खत्म करते हैं, जहां पे कि वो लेडी बोलती हैं, आप जरा याद कीजिए उस वीडियो में, यदि आपने देखा हो, कि मेरे लिए पीस का मायने है कि मैं पढ़ पाऊं, मैं घर से बाहर जा पाऊं, मैं जो करना चाहती हूं कर पाऊं, तो वो मेरे लिए पीस है। पीस केवल ये नहीं है कि बंदूक के साए में हम पीसफुल रहें, जो जो हॉब्स बोलते हैं, वो पीस नहीं है। और ये सब जो है वो जोहान गाल्टुंग ने अपनी थ्योरी ऑफ पीस में दिया था, निगेटिव एंड पॉजिटिव पीस का कॉन्सेप्ट। Who among the following would you associate with the concept of, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन है, tyranny ऑफ मेजोरिटी। मैंने आपको हमेशा बताया कि इसमें दो थिंकर को याद कीजिए, एक है टॉकवेल, एलेक्स डे टॉकवेल, जिन्होंने लिखा था डेमोक्रेसी इन अमेरिका, द ग्रेट कंपैरेटिव पॉलिटिकल थिंकर, एंड सेकंड जॉन स्टुअर्ट मिल। दोनों ने जो है डेमोक्रेसी को tyranny ऑफ मेजोरिटी से कंपेयर किया था। कई लोगों ने किया है, सुम्पीटर ने भी इसको उसी तरह से किया है। और पुराने जमाने में प्लाटो एंड सॉक्रेट्स, एरिस्टोटल, मिडिल एरा में या मॉडर्न काल में एडमंड बर्क, कई लोगों ने डेमोक्रेसी को जो है वो tyranny ऑफ मेजोरिटी एंड मोबोक्रेसी या भीड़ का शासन, मूर्खों का शासन और इस तरह की बातों से उसको जो है नवाजा है। तो ये हो गया मिल, यहाँ टॉकवेल भी हो सकता था। Who among the following talked about the third dimension of power? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैंने कई जगह बताया, बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए एक बार फिर से मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ फोको ने भी पावर का बहुत अलग तरीके का दिया है, वो कभी और। स्टीवन लुक्स ने ये कहा है कि तीन होता है डायमेंशन पावर का। एक डायमेंशन तो बहुत सिंपल है कि एक का दूसरे के ऊपर में डोमिनेंस है, उसको बिना मर्जी के भी कोई काम यदि आप दूसरे से करवा सकते हैं तो आपका उसके ऊपर पावर है। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है पावर का। सेकंड डायमेंशन वो बोलते हैं एजेंडा सेटिंग की पावर। मतलब एक मीटिंग हो रही है, मान लीजिए एक म्यूनिसिपैलिटी की या कॉलेज के सीनेट की, उसमें कोई प्रोफेसर जो है वो एक अलग बात कहना चाहता है, लेकिन वहां पे उसको हिम्मत ही नहीं होती है। वो उसका वीसी बोलता है भाई सर्वसम्मति से, कंसेंसस से ये वाला पास होता है, और वो प्रोफेसर जो अगेंस्ट बोलना चाहता है बिल्कुल चुप रह जाता है, उसको बोलने की मतलब जबान उसकी तालू से चिपक जाती है। और जब इस टाइप का फियर हो कि आप नहीं बोल पाते, अपनी बात एजेंडा नहीं रख पाते हैं, तो ये जो है वो सेकंड डायमेंशन ऑफ पावर है। और उसमें कहा जाए कि सर्वसम्मति से, कंसेंसस से ये डिसीजन लिया गया, लेकिन वो कंसेंसस क्या होता है?
देन थर्ड जो डायमेंशन ऑफ पावर है वो लगभग हेजेमनी जो है ग्रामस्की के उससे मिलता है, जहां पे कि एक ऐसा आप क्रिएट करते हैं वैल्यू सिस्टम जो डोमिनेंट पार्टी है, कि जिस पर आप डोमिनेट कर रहे हैं वो सहर्ष उसको स्वीकार कर लेता है, वो सोचता है यही उसका फेट है, और कई बार तो आपको वो हेल्प करता है अपने ऊपर डोमिनेंस में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कास्ट सिस्टम एंशियंट टाइम में। दलित खुद ही जो है गांव के बाहर रह रहे हैं, थाली बजा रहे हैं कि मेरे को मत छुओ, सुबह सुबह मत मुझे देखो, वो खुद आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो इसमें मानने लगे हैं आपके वैल्यू सिस्टम में कि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं नर्क में जाऊंगा, अगला जन्म भी मेरा खराब हो जाएगा। तो इस टाइप की थर्ड डायमेंशन जो सबसे वीसियस और सबसे परनीसियस डायमेंशन ऑफ पावर है, जिससे मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है, ग्रामस्की का हेजेमनी याद कीजिए, वो स्टीवन ल्यूक्स ने दिया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द राइट ऑफ मैन? ये भी मैंने कई बार आपको बताया, ये भी एक लिबरलिज्म के एक काफी प्रोमिनेंट थिंकर हैं, थॉमस पेन। इन्होंने लिखा था राइट ऑफ द मैन 1791 में। आप इस पीरियड को देखिए तो अमेरिका उस समय में आजाद हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को 2 साल हुआ था, और ये फ्रांस में बहुत पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन था उसको उन्होंने एक थ्योरेटिकल बेसिस दिया था, थॉमस पेन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन? 10 बार रिपीट कर लीजिए, आप में से सभी लोग बोलेंगे कि यस मुझे पता है, पंडिता रमाबाई। सिलेबस इसमें देखिए अधिकतर क्वेश्चन आपको सिलेबस है, ये आपको अच्छा लग रहा होगा। द पॉलिसी ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट वाज इनिशियली मूटेड बाय, ये आपको पता है, मैंने कई बार बताया है, इसको वॉशिंगटन कंसेंसस का एक रूप बोलते हैं। वॉशिंगटन कंसेंसस वाज कंसेंसस बिटवीन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। उसमें 10 पॉइंट जो है कंसेंसस बनी थी, जिसको नियो लिबरल इकोनॉमिक एजेंडा कहते हैं, जिसका कि शॉर्ट में कहिए एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और उसको लाया गया थ्रू आईएमएफ के स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम से। इंडिया को भी 1991 में करना पड़ा, और ये सब जो है एक तरह का आर्म ट्विस्टिंग जैसा था, लेकिन उससे कुछ भला भी डेवलपिंग कंट्री का हुआ। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक मैच कर लीजिए। यहां पे भी मैंने आपको सॉरी नहीं दिया है, तो हम ट्रिक नहीं खेल पा रहे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। रिप्रेजेंटेशन पे उनके काफी व्यू थे, क्योंकि वो टिरेनी ऑफ मेजोरिटी था, तो उसको रोकने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी को राइट प्रोटेक्ट रहता है। सुम्पीटर जो है, उन्होंने एक बुक लिखा था, ये जरूर आप जानिए, मैंने कई बार बताया, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जिसमें उन्होंने एक इलीट वर्सन ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी, कि डेमोक्रेसी ऐसा कोई बहुत महान चीज नहीं है, वो एक पॉलिटिकल मेथड है जिसमें आप अपना रिप्रेजेंटेटिव पीरियोडिक इलेक्शन से चुनते हैं, उसके बाद आपका कुछ रह नहीं जाता है, आप चुपचाप मूक दर्शक देखते रहते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है उसमें से कुछ पावरफुल लोग शासन करते हैं, तो वो बेसिकली शासन ऑफ इलीट है, कहने को वो डेमोक्रेसी है। एक टाइप की बात सुम्पीटर ने कही थी, जो कई लोग जो है कहते हैं इलीट थ्योरी में। रॉबर्ट डहल, अभी आपने जस्ट देखा, पॉलियार्ची उन्होंने लिखा था, उन्होंने जो है एक और कॉन्सेप्ट दिया है, वो है इनलाइटेंड अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए। और कोहेन के बारे में तो मैंने एक स्लाइड में मैंने जितने कोहेन हो सकते हैं, क्योंकि 4-5 कोहेन आपको पूछा जाता है, मैंने दिया है, उसमें से एक कोहेन ने जो है डेलिवेटिव डेमोक्रेसी का भी थॉट दिया था। ये जो है मैं नहीं सोचता कि अब मुझे जो है इसको देखना भी चाहिए, आप इसको मिला सकते हैं। गैट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, इसी से जो है डब्ल्यूटीओ निकल के आया है 1995 में, उरुग्वे राउंड के बाद। वर्ल्ड बैंक ग्रुप आप जानते हैं क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, इससे निकला है, और आईएमएफ क्या है, इसको आप मैच कर लीजिएगा। सुडाई मुझे नहीं लगता, चलिए ठीक है कर देते हैं। गैट जो है परमानेंट फ्री ट्रेड एजेंडा कवरिंग सर्विस, ये तो डब्ल्यूटीओ है, दिस इज डब्ल्यूटीओ, a permanent institution promoting free trade agenda covering services, intellectual property, investment issue as well as pure merchandise trade। अब गैट को देखिए तो ये है गैट, provisional agreement between many countries whose overall purpose was to promote international trade by reducing blah blah blah। इसमें सर्विस का ट्रेड नहीं था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का नहीं था, इसीलिए डब्ल्यूटीओ से आप अलग मार सकते हैं। आईएमएफ जो है, ये है provide loan and financial aid and technical assistance to support reconstruction development with a growing passenger task of reducing poverty, ये वर्ल्ड बैंक है। और फाइनली जो बचा वो है लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, providing technical assistance and short term flows of stabilization finance to any member facing balance of payment, बीओपी। जहां देखिए वहां आप आईएमएफ को याद कीजिए, इसको मैच कीजिए। सॉरी बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, क्योंकि हिंदी में इसमें बहुत जगह इसमें खा गया है।
दो लैंग्वेज होने के चलते। पावर एज कैपिलरी एक्शन, ये सब आपको रिपीटेड दिख रहा होगा क्योंकि एग्जामिनेशन गाइड में भी है। पावर एज कैपिलरी एक्शन ये फोको का है, इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, यहाँ छोड़ देता हूँ। पावर एज इनहांस कैपेसिटी इमर्जिंग फ्रॉम कलेक्टिव एक्शन, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा हाना आर्डेंट। पावर एज लेजिटिमेट अथॉरिटी, आपको पता है रैशनल लीगल अथॉरिटी मैक्स वेबर। एंड पावर एज हेजेमनी एंटनी ग्राम्स्की, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे यदि मैच करें हम तो विष्णु गुप्ता जो है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, विष्णु गुप्ता कौटिल्य का अनदर नेम है, ये आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आप विष्णु शर्मा को भी याद कीजिए, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं, तो वो भी कई बार पूछा जा सकता है। और विष्णु गुप्ता इज नथिंग बट चाणक्य, नथिंग बट कौटिल्य, तीन नाम से जाने जाते हैं। तो ये तो अर्थशास्त्र हो गया। कालिदास ने रघुवंश नाम की इन्होंने काव्य लिखी, रघुवंशनम। भर्ती हरि जो है उन्होंने नीति शास्त्र लिखा है। बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र, हर्षवर्धन के वो जो है पोएट थे, कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट, उन्होंने हर्ष चरित्र लिखा है। हर्षवर्धन जो है नॉर्दर्न इंडिया के लगभग लास्ट जो है बड़े हिंदू राजा थे 7th सेंचुरी में। उसके बाद से समझिए कि नॉर्थ इंडिया में जो है वो राजपूत लोगों के छोटे मतलब रियासत में बट गई और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते करते गोरी जो है 1191 में आ गया। हिस्ट्री में बता रहा हूं आपको। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट डायलेक्टिक मीन? डायलेक्टिक आपको पता है, आप में 70% लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया इंटरनल कंट्राडिक्शन, मतलब को एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्राडिक्शन। यदि किसी भी आइडिया में, किसी भी बात में, किसी भी चीज में यदि उसके बीज जो उसके अपोजिशन के खुद ही उसमें छिपे हुए हो तो उसको कहते हैं डायलेक्टिक। मतलब कि जीवन में ही मौत छिपा रहता है, ये डायलेक्टिक है। खुशी में ही जो है गम छिपा रहता है, हर खुशी में एक गम छिपा रहता है, हर सक्सेस में जो है एक फेलियर छिपा रहता है, ये सब डायलेक्टिक है। इन ए थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल गिव लेक्सिकल मैंने आपको बताया है, मतलब कि लैंग्वेज में कह लीजिए, बाय टेक्स्ट एंड लैंग्वेज। तो प्रायोरिटी तो किसको दिया? अब देखिए इसके लिए सबसे पहले ना आप उनका 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस समझ लीजिए, मैंने अपने ही पावर पॉइंट वीडियो से दिया है। इसमें उनका पहला प्रिंसिपल है जिसको कि लिबर्टी प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। ईच पर्सन in that just and fair society has an equal right to the most extensive liberties compatible with similar liberty for all। मतलब सबको जो है मैक्सिमम इक्वल लिबर्टी मिलना चाहिए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। उनका जो सेकंड प्रिंसिपल है वो डिफरेंस प्रिंसिपल कहलाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी शुड बी अरेंज सो दैट दे आर बोथ ए to the greatest benefit of the least advantaged person and B attached to the offices and position open to all under conditions of equality of opportunity। अब इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें प्रायोरिटी जो उन्होंने दिया था, पहला प्रायोरिटी है 1 का, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां उल्टा है। सेकेंड प्रायोरिटी है 2B का, जिसको कहते हैं फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल। और लास्ट प्रायोरिटी है टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज पर्सन, जिसको एक्चुअल डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं। यहाँ थोड़ा उल्टा आपको लगेगा क्योंकि लिखा हुआ ऐसे और प्रायोरिटी है ऐसे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको इतना जानने के बाद यदि इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो आपको कुछ मतलब मुश्किल नहीं होगी। लिबर्टी प्रिंसिपल ओवर इक्वलिटी प्रिंसिपल, ये सही है कि लिबर्टी प्रिंसिपल को उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट टू वर्स्ट ऑफ, एकदम। तो बाकी दो जो है गलत है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट ऑफ वर्स्ट ऑफ को उन्होंने नहीं दिया है फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी के ऊपर, तो इसलिए रॉन्ग है। और इक्वलिटी को लिबर्टी के ऊपर नहीं दिया, इसलिए ये भी रॉन्ग है, इसलिए ए और बी जो है वो सही है। हु सेड दैट इंटरनेशनल अफेयर आर इनहॉस्पिटेबल टू लिबरलिज्म? तो अब ये तो आर्बिट क्वेश्चन नंबर 2 या 3 है। आर्बिट क्वेश्चन आप जानते हैं तो जानते हैं, लेकिन आप इसमें 50-50 गेम आराम से खेल सकते हैं। कैसे? ये कहना कि ग्लोबल अफेयर इन हॉस्पिटेबल लिबरलिज्म को कोई लिबरल थिंकर नहीं कह सकता है इतना अगेंस्ट में, तो इसलिए जोसेफ ने नहीं हो सकता, रॉबर्ट कोएन नहीं हो सकता, ये दोनों तो मिलकर के नियो लिबरलिज्म दिया। तो आपने 50-50 गेम खेल लिया। अब यहां पे आंख मूंद के आप मार सकते हैं, उसमें सही है स्टैनली हॉफमैन। पंडिता रमाबाई दूसरी तीसरी बार घूम के आ जाती हैं। इनका पॉलिटिकल आइडिया में कौन कौन सा आइडिया फ्यूज्ड हो गया है? तो आप देखेंगे तो इसमें कास्ट तो है ही, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, हिंदू है तो रिलीजन भी आ जाती है, हिंदुइज्म, फेमिनिज्म एंड कास्ट भी आ जाता है। तो सबसे सेफ आंसर यही है, क्योंकि ये हिंदुइज्म को बोलती हैं कि वो कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी बढ़ावा देता है, इसीलिए उन्होंने तंग आकर के जो हिंदू रिलीजन ही छोड़ दिया। रामानुजा, अब रामानुजा जो है वो बहुत ग्रेट जो है एक
भक्ति मूवमेंट के रहे हैं 12th सेंचुरी में, मतलब कह लीजिए भक्ति संत रहे हैं रामानुज। तो रामानुज ने विशिष्ट अद्वैतवाद का जो है वो थॉट दिया था। अद्वैतवाद मैंने आपको बताया मोनोइज्म बोलते हैं, कई जगह बताया विवेकानंद को पढ़ाने में। अद्वैतवाद मतलब ये होता है कि आत्मा और जो गॉड है हमारे अंदर, जो सोल है इंडिविजुअल के अंदर, और गॉड, उन दोनों एक ही है। इसको अद्वैत बोलते हैं। मतलब कि हम में भगवान का एक कण वास करता है जो हमारी आत्मा है। उसको थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया था, इसको विशिष्ट अद्वैतवाद, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म कह लीजिए। मतलब उनका कहना था कि एकदम ऐसा तो नहीं है कि हमारी आत्मा जो है गॉड का एक अंश है, दोनों थोड़ा डिस्टिंक्ट जरूर हैं, लेकिन हाँ, हम यदि मतलब भक्त बन जाएं, भक्ति यदि प्योर अपने हर्ट को कर लें, मोरल परफेक्शन को प्राप्त करें, तो हम जरूर हम अपने आत्मा को गॉड में मर्ज कर सकते हैं। ड्यूअलिज्म जो है वो माधवाचार्य ने दिया और बहुत लोगों ने दिया, उसमें जो है गॉड को सेपरेट रखा जाता है, हमारा अपना जो एग्जिस्टेंस या आत्मा है उससे। ये एक नश्वर शरीर का पार्ट है, और वो जो है वो सेम नहीं है जो कि गॉड हैं जिन्होंने दुनिया को बनाया है। हम उसके पार्ट नहीं है, लेकिन हम उनमें जो है मिलने की कोशिश कर सकते हैं। अद्वैतवाद तो बिल्कुल जो आदि शंकराचार्य ने दिया, उनका तो कहना था कि बिल्कुल आत्मा परमात्मा जो है एक हो जाता, एक ही है, और जो इमेंसिपेशन है उसको एकाकार हो जाना इमेंसिपेशन है। तो ये जो है वैष्णव थे, मतलब विष्णु को ये जो है गॉड इनकारनेशन मानते थे, और विष्णु को पर्सनल गॉड के रूप में जो है वो पूजा करते थे, वैष्णविज्म। रमाबाई से थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना फेवरेट है ये रमाबाई, क्योंकि फेमिनिज्म में एक ही लेडी आपको है इस सिलेबस में, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया था। उसके बाद उनका नाम क्या हो गया था, आपको याद है? कुछ मैरी कुछ नाम था, लेकिन उन्होंने कभी उस नाम को यूज नहीं किया। मैकियावेली, ये मॉडर्न मैकियावेली दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं। मैकियावेली एक मॉडर्न फिलोसफर थे। क्यों? इसको आप बहुत तरीके से कह सकते हैं। क्यों मैकियावेली एक मॉडर्न थिंकर थे? क्योंकि पहली बार उन्होंने रिलीजियन से पॉलिटिक्स को अलग किया। मैकियावेली एक मॉडर्न थिंकर थे क्योंकि पहली बार उन्होंने पॉलिटिक्स को ऑटोनोमस बनाया, उसको कन्वेंशनल मोरालिटी, इथिक्स, नॉर्म और बिहेवियर से सेपरेट कर दिया। राज को बचाने के लिए जो कुछ किया जाए सब सही है, ये फर्स्ट टाइम उन्होंने किया। उसको एक ऑटोनॉमी दी जो मोर्गनथॉ ने बाद में किया। वो एक मॉडर्न थिंकर हैं क्योंकि उन्होंने रिपब्लिकनिज्म की कल्पना की कि कैसे पीपुल खुद जो है अपना राज कर सकते हैं। उन्होंने प्रिंस और पीपुल में कोई फर्क नहीं किया। उनका कहना था कि गिवन ए चांस तो एक नॉर्मल पीपुल जो गलती करेगा वही प्रिंस भी करेगा, ऐसा कोई खास उसमें गुण नहीं है। इनफैक्ट बहुत लोग मिल करके जो है, जिसको वॉक्स पॉपुली उन्होंने बोला कि पीपुल का वॉइस जो है वो गॉड का वॉइस था, यदि बहुत लोग मिल करके जजमेंट करें तो वो कम एरर करेंगे। तो इस टाइप की बातें उन्होंने की, और पहली बार एक नेशन स्टेट की भी परिकल्पना उन्होंने की। इसलिए इन सब के कारण वो मॉडर्न थे। यहाँ पे जो लैंग्वेज दिया वो तो बहुत ही वेग है। ही एडवोकेटेड डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, तो चलिए पता नहीं। ही बिलीव्ड इन जस्टिफाई द मीन, ये सबको अलग ढंग से, ये बहुत गलत ढंग से उन्होंने कहा। ये सब जो उनकी था, ऑफ कोर्स जो मैंने आपको बताया, ही हैड अधेयर्ड टू सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन हिज राइटिंग। अब ऑफिशियल आंसर को ये सही बोलते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन बहुत ही उटपटांग वे ऑफ आस्किंग है। ही वाज नॉस्टैल्जिक अबाउट रोमन रिपब्लिक, तो ये भी जो है, ये भी रिपब्लिकनिज्म भी उसके मॉडर्निटी कारण था। एनीवेज, इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा, ये सब रॉन्ग वे ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन है। राजुकाज, अरबिट क्वेश्चन, जानते हैं तो जानते हैं। राजुकाज वर अपॉइंटेड बाय अशोका टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? जुडिशियल फंक्शन। मुझे भी पता नहीं था, मैंने देख लिया ऑफिशियल आंसर, आपको बता दिया, इससे अधिक मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ग्रेटर ऑटोनॉमी? ये तो हिस्ट्री बन चुका है, ऑफ कोर्स अभी नहीं क्योंकि सब्जुडाइज है, लेकिन देखिए कितनी बार पूछा जाता था, तो इसके मिट जाने से आपको लगेगा अगर एक अच्छा सा क्वेश्चन चला गया लाइटर वेन में। वैसेनर अरेंजमेंट सीक्स टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द मैटर, ये रिपीटेड है, मैंने एक किसी पीपीटी में या पास्ट में मैंने बहुत सारा लिखा था वेजनर के बारे में। यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये जो वेसनर अरेंजमेंट है वो वन ऑफ द 4 मेजर एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम है। वो 4 में से एक तो हो गया वेसनर, दूसरा है सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एनएसजी बोलते हैं, जिसका इंडिया मेंबर नहीं है, जो न्यूक्लियर जो आइटम होते हैं, प्रोडक्ट, एसेसरीज, फिसाइल मटेरियल, उसका एक्सपोर्ट करता है। देन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है,
और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है जो केमिकल बायोलॉजिकल वेपन के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। ये सब क्यों ऐसा देखिए ये क्यों ये रेजिम बना है? ये सब इतने डरावने आम अस्त्र हैं, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, मिसाइल, कि यदि इसको कंट्रोल नहीं रखा जाए, अभी मान लीजिए अब कोई तालिबान टाइप का कोई बन जाए, कोई सोमालिया में कोई पीरियड की ग्रुप है और आप उसको पैसे वो दे और आप उसको जो है न्यूक्लियर बम दे दें, तो पूरा मतलब वर्ल्ड का तहस नहस हो सकता है। इसलिए इसको एक कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। वेजनर अरेंजमेंट जो है 7-8 तरह के आर्म्स को वो कंट्रोल करता है। एक्सपोर्ट इंडिया इसका मेंबर बना है अभी हाल में। कन्वेंशनल आर्म है लाइक टैंक, डुएल यूज जो कि कहीं गलत ढंग से भी उसको यूज किया सकता है, एक तो सही और एक गलत, तो डुएल यूज गुड्स हैं। स्मॉल आर्म, लाइट वेपन, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, सबका जो है कंट्रोल किया जाता है ये। तो इसमें सभी सही है, 1 2 3 4 जिसमें भी होगा। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज मॉडर्न। मॉडर्न इसलिए है क्योंकि उस समय में जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी थी या थिंग था, लाइक इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और इनलाइटनमेंट से आया था, उन सब से ये इंस्पायर्ड था। इसलिए ये मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट था, क्योंकि इसने मॉडर्निटी और जो हमारा पास्ट ट्रेडिशन था उसको एक तरह से रिकंसाइल करने की कोशिश की। तो एक ही लाइन में ये आता है कि मॉडर्न पॉलिटिकल ideals of equality, liberty and justice, rights influence these thinkers. अब यहां चलिए मैच करते हैं कहां से हम लोगों ने लिया है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है मेनी टाइम्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से, जुडिशियल रिव्यू यूएसए से, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट यूएसए से, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी फ्रेटर्निटी फ्रांस से, और ह्यूज नंबर ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम, कॉमन लॉ एंड मेनी मेनी अदर थिंग हम लोगों ने लिया है इंग्लैंड से। एंड कनाडा से हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग यूनियन लिया है, उस टाइप का फेडरल स्ट्रक्चर लिया है। द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955 led to the enactment of which particular act in late 1980। चूंकि मेरे एग्जामिनेशन गाइड में है तो आपको ये बहुत अरबिट नहीं लगेगा, लेकिन अरबिट नंबर 4 या 5 क्वेश्चन है। इसको चूंकि पहले ये हुआ था कि ये सिविल राइट एक्ट आया था नेहरू जी के टाइम में, तो इससे सोचा गया था कि डिस्क्रिमिनेशन जो कास्ट पे बेस्ड है वो मिटेगी, सिविल राइट सबको इक्वलिटी देती है एससी एसटी को। लेकिन बाद में फील हुआ कि नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट बनाने की जरूरत है, तो ये 89 में, परहैप्स 88-89 में बनाई गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मार्क्सिज्म? तो मार्क्सिज्म मैंने आपको इतना पढ़ाया, चलिए इस चारों को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कौन सा ट्रू है। मार्क्स वुड हैव सपोर्टेड द लिबरल वेलफेयर स्टेट बिकॉज इट इम्प्रूव द, नो, कभी वो लिबरल वेलफेयर स्टेट को नहीं सपोर्ट करेंगे। इमेंसिपेशन इज इम्पॉसिबल टू अचीव अंडर कैपिटलिज्म, यस। अंडर कैपिटलिज्म ओनली द वर्कर आर एलिनेटेड, नहीं, वो कहते हैं कैपिटलिस्ट भी एलिनेटेड हो जाते हैं। कैपिटलिज्म इज द सिस्टम अंडर विच प्रोडक्टिव फोर्सेज रीच देयर पीक, यस, वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म के अंदर जो मोड ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन अपने पीक पे पहुंच जाता है। तो ये दोनों ही सही है, बी और डी। कंसिडरिंग इसया बर्लिन, दूसरी तीसरी बार घूम के आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मतलब इसमें से कौन इसया बर्लिन से नहीं आप जोड़ सकते हैं? बर्लिन मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन निगेटिव पॉजिटिव लिबर्टी, यस। निगेटिव लिबर्टी मीन्स नॉट बीइंग प्रिवेंटेड from other individual to attain one's goal, yes. The capacity or incapacity to fulfill one's desire belong to the individual himself, yes, as per him. And the state can only secure positive liberty, no, state जो है negative liberty भी दे सकता है interfere नहीं करके, और positive liberty तो देता ही है social welfare and other type की capability को बढ़ा करके। द टर्म वॉशिंगटन कंसेंसस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो यहां पे आपको फिर से मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन यही है, नियो लिबरलिज्म एंड इट्स बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एज मॉडर्नाइजेशन विथ थ्रस्ट टू स्टेबलाइज, प्राइवेटाइज, लिबरलाइज, एलपीजी। बाकी सब नहीं है, पढ़ लीजिएगा। वॉशिंगटन कंसेंसस क्या था, कब आया था, वॉशिंगटन शहर में हुआ था, 10 पॉइंट था, 1990s की बात थी या लेट 1980s कह लीजिए। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किया गया, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड ट्रेजरी के बीच में कंसेंसस था। इंडिया में भी 91 में किया गया, इसको हम लोग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? सीधा, Rawls and Dworkin are proponent of the idea of equality of resources. Yes, equality of resources Dworkin ने दिया ही था, लेकिन Rawls ने भी अपना जो है distributive justice या justice as fairness दिया है, तो ये सही है। Rawls gave priority to the difference principle over principle of equality of opportunity.
फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं, अभी आपने देखा कि ऐसा नहीं था। रॉल ने जो है फेयर इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी को प्रेफरेंस दिया था डिफरेंस प्रिंसिपल के ऊपर, इसलिए ये गलत है। तो यही सही है। मार्था नॉसबॉम एंड, यहां मैं जोड़ देता हूं, प्रोफेसर अमृत सेन इज एसोसिएटेड विद द कैपेबिलिटी अप्रोच, ये सही है। द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी वॉज गिवन बाय माइकल वॉल्जर, ये भी सही है। 61 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपा, सेपा क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसको एक लाइन में समझिए, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटीए जिसको कहते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? दो कंट्री के बीच में होगा, तो दोनों कंट्री एक दूसरे के जो माल होंगे, उनके यहाँ जो इंपोर्ट होगा, उस पर ड्यूटी कम से कम लगाएंगे। कस्टम ड्यूटी या टैरिफ या कोटा नहीं लगाएंगे, या 0 या 2%, 5%। इससे दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड काफी बढ़ जाता है। इंडिया ने जो सेपा साइन किया अभी तक, वो जापान के साथ किया है, साउथ कोरिया के साथ किया, और अभी हाल में इस साल में मई 2022 में यूएई के साथ भी किया है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो यूएसए के साथ तो नहीं है, सिंगापुर के साथ नहीं है, ये जापान के साथ में है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये तीनों के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विथ विच आइडियोलॉजी वुड यू एसोसिएट द आइडिया ऑफ स्टेट एज एन अननेसेसरली इविल? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये आपको पता है कि स्टेट नहीं चाहिए हमें, ये बिल्कुल स्टेट को जो नकार देते हैं वो एनार्किज्म नकारते हैं। स्टेट को नेसेसरी इविल, मतलब कि नेसेसरी इविल क्या है? उसके साथ हमको जिंदा रहना है। स्टेट हमको नहीं चाहिए, लेकिन उसके बगैर भी नहीं रह सकते हैं। ये लिबरलिज्म या इंडिविजुअलिज्म जो भी कह लीजिए, या क्लासिकल लिबरलिज्म, उसका ये थॉट है। तो अननेसेसरली इविल जो है वो एनार्किज्म के साथ जाएगा। In Marxian philosophy, mode of production can be roughly repeated. क्वेश्चन है, मोड ऑफ प्रोडक्शन का दो पार्ट है, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन की है, कैसे आप अरेंज करते हैं, क्या मेथड है, ये है। और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कौन ओन करता है मींस ऑफ प्रोडक्शन और कौन अपना लेबर सेल करता है, समाज में उसके रिलेशन कैसे बन जाते हैं डोमिनेंट एंड एक्सप्लॉइटेड के बीच का। सप्तांग थ्योरी किसने दिया था? मोस्ट इजी क्वेश्चन, आपको पता है, कौटिल्य, विष्णु गुप्ता और चाणक्य। यहां आपको बस मेमोराइज करवा रहा हूं। निगेटिव लिबर्टी शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ एक्सरसाइज, हु सेड? तीसरी बार ईसाया बर्लिन आ रहे हैं, इन्होंने, ईसाया बर्लिन ने कहा था। ये क्या मामला था, क्या कहना चाहते थे वो बेसिकली कहना चाहते थे, एक एग्जाम्पल से बताता हूं। उनका कहना था कि हम जो है वेल के जैसा स्विम नहीं कर सकते हैं, या पक्षियों के जैसा उड़ नहीं सकते हैं। तो ये कोई अनफ्रीडम नहीं है। ये मतलब मान लीजिए कोई यदि बेड पे लेटा हुआ है क्योंकि बीमार है, और लेकिन उसको कोई रोक नहीं रहा है सिनेमा देखने से, वॉक लेने से, तो वो अनफ्री नहीं है। मतलब इनकेपेबल है लेकिन अनफ्री नहीं है, फ्रीडम कंस्ट्रेन नहीं हो रहा है। मतलब जो आपकी कंस्ट्रेन है या इनकेपेबिलिटी है वो फ्रीडम से अलग है, इसे बर्लिन का कहना था। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में वो अनफ्रीडम हो जाती है। नेहरू इज कंसिडर्ड ए सेकुलर थिंकर, कॉमन सेंस क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन। नेहरू सेकुलर थिंकर थे, ये तो इतना कॉमन सेंस है कि इसके अलावा कुछ सही है ही नहीं। बिकॉज ही बिलीव दैट द स्टेट शुड नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन। अब आप बाकी पढ़ेंगे ना कि ऑन अकाउंट ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी, क्या बकवास है। बिकॉज ही वॉज ए कश्मीरी पंडित, उससे भी ज्यादा बकवास। बिकॉज ही वॉज ए पॉलिटिशियन, तो मतलब इन्होंने मेहनत नहीं की है। आप यदि अपना नर्व केवल काबू रखेंगे ना एग्जामिनेशन में, मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं, तो 10 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, केवल इसलिए कि आपका नर्व सही है। मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ है, एड्रेनल फ्लो नहीं कर रहा है ज्यादा। तो आप देखिए 10 क्वेश्चन सही करेंगे बिना कुछ जाने हुए, कोई आपको नॉलेज की जरूरत नहीं कर, अंग्रेजी जानना चाहिए, यहां तो हिंदी से भी काम हो जाएगा। द डिक्टम imperialism is the highest stage of capitalism was propounded by, तो ये जो है, तो बुक ही लिखा था लेनिन ने, imperialism द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, तो इसलिए ये तो लेनिन होगा ही। उनका कहना था कि जो इंपेरियलिज्म जो हम देख रहे हैं ना, वो एक कैपिटलिस्ट फिनोमेना है। कैपिटलिज्म का, लेट कैपिटलिज्म का जब फ्लरिशमेंट होता है तो इंपेरियलिज्म में बदल जाता है। Who among the following can be considered as an exponent of procedural theory of justice? Very much repeated, ये भी बहुत repeated है। आपको पता है कि इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस जो रॉबर्ट नॉजिक ने दिया था, उसको प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। इसको कंपेयर कीजिए रॉल के, जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस बोलते हैं, इंड स्टेट थ्योरी ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। तो ये हो गया रॉबर्ट नॉजिक।
यहाँ मैकफर्सन को भी याद कर लीजिए, इन्होंने पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, हल्का सा मार्क्सिस्ट थिंकर थे ये। इमैनुअल कांत को याद कीजिए, इन्होंने परपेचुअल पीस की जो है कॉन्सेप्ट दी थी। हयाक जो है वो नियो लिबरलिज्म में रॉबर्ट नॉजिक के साथ में गुरु थे। ये गुरु थे मार्गरेट थैचर के, नियो लिबरलिस्ट जो प्राइवेटाइजेशन के लिए सपोर्ट करते थे। Who among the following can be justifiably called the first modern propounder of idea of negative liberty? तो यहाँ पे हॉब्स घूम करके आपको आते हैं। हॉब्स ना ही केवल निगेटिव लिबर्टी के प्रोपाउंडर कहलाए जाते हैं, बल्कि वो नेचुरल लॉ भी मॉडर्न टाइम में उन्होंने ही फर्स्ट टाइम दिया। ये सब यूजीसी नेट से सीधा कॉपी पेस्ट किया है आपके सेटर ने, कोई उसमें उनकी बुद्धिमानी नहीं है। Who among the following gave a law about the relationship between electoral system and party system? ये मैंने आपको पढ़ाया है, डुवर्जर लॉ है। डुवर्जर लॉ, वन ऑफ हिज थ्योरी इज कि यदि एफपीटीपी होगा तो इन लॉन्ग रन टू पार्टी सिस्टम में वो कन्वर्ट हो जाएगा। Who among the following first modernized the tradition of natural law? अभी जस्ट मैंने बताया हॉब्स, आप अभी याद कर लीजिए, एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूं, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। Who among the following are the propagators of capability approach? अभी जस्ट मैंने आपको बताया मार्था नॉसबॉम एंड प्रोफेसर अमृत्य सेन। क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने कितनी बार ही किया है। अभी थोड़ी देर पहले भी जो मैंने आपको बताया कि इनकैपेबिलिटी एंड फ्रीडम। Who among the following is credited for having discovered the ancient text अर्थशास्त्र? वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन। ये सामा शास्त्री जी ओरिएंटल लाइब्रेरी मैसूर लाइब्रेरियन थे। एक हीप में उन्होंने इस पांडुलिपि को खोजा, बाद में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया, शायद 1906 में, परहैप्स 3 साल बाद इसका ट्रांसलेशन मेमोरी से कह रहा हूं। Who among the following is the proponent of world system theory? very much repeated, Wallenstein। कितनी बार मैंने आपको बताया है। यहाँ पे जो है कोर, सेमी पेरीफेरी, पेरीफेरी याद कर लीजिए। यहीं अंडर गुंडर फ्रैंक को भी याद कर लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, बोथ आर डिपेंडेंसी थ्योरी के ये लोग जो हैं समर्थक हैं। ये दो स्टेटमेंट भी बहुत रिपीटेड है। इंडिया ने ना तो सीटीबीटी साइन किया है ना एनपीटी। अब जब आप इस बात को जान जाएंगे तो इंडिया हैज नाइदर साइंड एनपीटी नॉर रेटिफाइड इट, ये ट्रू है। इंडिया हैज साइंड सीटीबीटी, ये फॉल्स है, इसीलिए केवल वन ट्रू है, मार लीजिएगा। आफ्टर स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी 1969, टू पार्टी का नाम क्या था? जो पार्टी जो ओरिजिनल बची रह गई उसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, और जो कांग्रेस टूट के अलग हो गई वो कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट कहा गया। रिक्विजिशनिस्ट, जो इंदिरा कांग्रेस में बाद में कन्वर्ट हो गया, इंदिरा गांधी उसकी लीडर थी, और वही न्यू कांग्रेस बन गया, ओल्ड कांग्रेस खत्म हो गया। अब ये डिवीजन हुआ क्यों था, बहुत इंटरेस्टिंग था। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन कांग्रेस की लोकप्रियता बहुत घट गई थी, बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस हार गई थी। उस समय में एक सिंडिकेट का वर्चस्व, मोनोपोली होता था, जिसमें कि निजलंगप्पा जो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, कामराज, ये सब उसके बड़े बड़े लीडर थे, पाटिल एंड ऑल, मोरारजी देसाई। तो इन लोगों ने इंदिरा गांधी को ये सोच के कि ये तो बहुत ही सीधी सादी है, हम लोग के कंट्रोल में रहेंगी, प्राइम मिनिस्टर बनाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी ने एक तरह का विद्रोह कर दिया। जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के नीलम संजीव रेड्डी थे 69 में, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक भाषण दे दिया अपने ही एमपीज को, ये कहते हुए कि अपने आत्मा की आवाज पे आप वोट कीजिए, पार्टी लाइन पे नहीं। और उससे क्या हुआ कि वीवी गिरी जो है वो जीत गए, संजीवा रेड्डी जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो हार गए। इससे नाराज होकर के निजलंगप्पा जो कि उस समय में कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया, और इंदिरा गांधी ने अलग अपनी पार्टी बनाई, वो था कांग्रेस आर। पूरी हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं, कहीं कहीं यूज हो जाएगी। व्हाट डज द कॉन्सेप्ट बेस मींस इन क्लासिकल मार्क्सिज्म? मैंने बहुत बार आपको बताया है कि बेस जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर जो है वो लॉ, पॉलिटी, मीडिया, कल्चर, ये सारी चीजें उसके ऊपर हैं। तो ये इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है। मोड ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज बेस। और ये इनके अनुसार क्लासिकल मार्क्सिज्म में बेस ही डिसाइड करता है सुपर स्ट्रक्चर को। What is the time period of the third wave democratization as explained by Samuel Huntington? उन्होंने थर्ड वेव डेमोक्रेसी, थर्ड वेव बुक भी लिखा था, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। तो उनके अनुसार से ये जो पीरियड है ये थर्ड वेव है, जो कि
आप देख सकते हैं कि लास्ट फेज ऑफ कोल्ड वॉर है, वहां पे बहुत सारे जो हैं डेमोक्रेसी, बहुत सारे कंट्री में डेमोक्रेसी डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, मतलब कि वो नॉन डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी बनी। इसमें आप फर्स्ट वेव भी जान लीजिए, हटिंगटन के अनुसार फर्स्ट वेव था 1828 से 1926, लेकिन फासिज्म के आने के बाद वो रुक गया। फिर सेकेंड वेव जो है वो जस्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने से लेके 60s तक रहा, उसके बाद फिर ऑथोरिटेरियन रिजिम शुरू हो गया, और थर्ड वेव 74 से 1989 के बीच में रहा। व्हाट काइंड ऑफ विजन इज एग्जिबिटेड एट कौटिल्याज, फिर से कौटिल्या लौट के तीसरी बार आ जाते हैं। ये आप नहीं भी जानते हैं कि वी आर मेहता ने क्या कहा, तो आप इसको कॉमन सेंस से ठीक कर सकते हैं कि ये जो है प्रैग्मेटिक थिंकर थे। कौन कहेगा कि प्रैग्मेटिज्म नहीं था? कोई इसमें कोई संदेह है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल वर्क रिटन बाय J.S. मिल? अब यहाँ पहला ही, यदि आप मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट को आपने ठीक से पढ़ा है तो आपको पता है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने लिखा है, तो ये कैसे हो सकता है? बाकी तो सब सही है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, लेकिन अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने हैरियट टेलर के साथ लिखा था ऑन लिबर्टी कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी उन्होंने बुक लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमिनिस्ट आर्गुमेंट? यदि आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छा है, चलिए पढ़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट है द पब्लिक प्राइवेट डिवाइड जो किया गया है ना, इट हैज बीन यूज टू मार्जिनलाइज वुमेन फ्रॉम पब्लिक पार्टिसिपेशन। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट भी यही कहती थी, बहुत सारे फेमिनिस्ट कहती हैं, इसलिए उन्होंने नारा दिया कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो ये तो सही है। पैट्रियार्की इज ए सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरल डोमिनेंस दैट डिसएडवांटेजेस वुमेन, तो ये बिल्कुल सही है, पैट्रियार्की को ही तो वो मतलब मेन दुश्मन अपना मानती हैं। अनइक्वल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ डोमेस्टिक लेबर इज ए कॉज ऑफ वुमेन्स ऑपरेशन, सही है। अब यहां देखिए, द गोल ऑफ फेमिनिज्म इज टू डिसमेंटल पैट्रियार्की एंड एस्टैब्लिश मैट्रियार्की। इतना रेडिकल स्टेटमेंट है कि आप इसको कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं, कोई आपको नॉलेज की जरूरत नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट? एक ऐसा जिसके बगैर स्टेट की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्या वो कॉमन रेस है? नो। बहुत सारे कंट्री में मल्टी रेशियल कंट्री है। कॉमन लैंग्वेज? नो, हमारे कंट्री में तो हम स्टेट होते ही नहीं। सॉवरेनिटी जो है वो, तो ये भी कॉमन सेंस क्वेश्चन है, मतलब आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं बीइंग ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन? ये क्वेश्चन सेकंड में क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन लग रहा है इनके ऑफिशियल आंसर में। इनका ऑफिशियल आंसर है कि वी शुड ओबे द स्टेट बिकॉज द स्टेट इज पावरफुल एंड कैन पनिश अस। इनफैक्ट मैंने जितना समझा है उसके अनुसार ये भी जो है एक है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का कारण, कि हमें जो है लॉ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लिए फोर्स करता है, नहीं तो हम उस कंट्री में रहेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा, तो वो भी अदरवाइज हम छोड़ के चले जाएं यदि हमको छोड़ के जाने का हो तो। लेकिन यहाँ पे इसको जो है ऑफिशियल आंसर कहा गया है, we should obey the state because we should have derived benefit from having lived under its rule, ये भी सही है। we should obey the state because we have given our tacit consent, जो जॉन लॉक बोलते हैं, ये भी सही है। we should obey the state because we expect other to do so, क्योंकि सबको यदि ओबे करेंगे तो फायदा होगा, ट्रैफिक लाइट को याद कीजिए। तो ये सब सही है और ये भी सही है, लेकिन अब ठीक है, अब इन्होंने ऐसा मारा है। Which of the following statement accurately describes Plato's theory of justice? ये repeated question है। उनका तो यही थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, कि जो जिस काम के लिए बना है वो वही काम करे, बिना ये सोचे हुए कि दूसरा कोई क्या कर रहा है। तो जिसके अंदर में रीजन की भावना बहुत ज्यादा है वो फिलोसफर किंग बने, जिसमें स्पिरिट की भावना बहुत ज्यादा है, एलिमेंट ज्यादा डोमिनेंट है, वो सोल्जर बने, और जिसमें एपेटाइट की भावना ज्यादा है वो प्रोड्यूसर बने। तो मतलब कहने का जस्टिस is doing one's own duty as per one's station in life, मतलब कि जो जहां पे उसको होना चाहिए, जो जहां पे वो प्लेस्ड है, जिस क्लास में, वो काम को ईमानदारी से करना इज जस्टिस। Which of the following is most important component of the intellectual movement called enlightenment? Enlightenment को यदि एक वर्ड से आप जोड़िए तो वो है रीजन, रैशनलिटी, दैट्स ऑल। बाकी सब उसमें जुड़ जाते हैं, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, मॉडर्निटी होनी चाहिए, मेन, बट रैशनलिटी और रीजन जो है ये इसका कोर थीम है। श्रमणिक वर्सेस ब्राह्मणिक मैंने आपको पढ़ाया है, उन्होंने एक अल्टरनेट जो है ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू के अलावा दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी किया था कि दे क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ ब्राह्मण
एज रूल मेकर। तो ये क्यों नहीं सही हो सकता है पता नहीं, लेकिन इन्होंने दिया है, चलिए ठीक है, ये भी कोई गलत नहीं है। इट प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिव टू ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू। हु गेव द कैच ऑल मॉडल ऑफ पार्टी, ये रिपीटेड है, मैंने कई बार बोला है, एक जर्मन ज्यूरिस्ट ऑटो क्रिक हैमर ने दिया है कैच ऑल। कैच ऑल पार्टी होती क्या है ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैच ऑल पार्टी वो है, जैसे एग्जाम्पल कांग्रेस, जैसे अभी हो गई है बीजेपी, मतलब जो हर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, हर तबके को अपने फोल्ड में लाने की कोशिश करती है, कोई एक पर्टिकुलर क्लास को कैटर नहीं करती है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी लेबर जो है उसको, गरीब गुरबा मजदूर उसकी पार्टी है, नहीं। जैसे बहुजन समाज पार्टी एक समय में जो है दलितों की पार्टी थी, लेकिन वो कैच ऑल पार्टी बनने की कोशिश की, ब्राह्मण को भी ली, मुस्लिम को भी, तब जो है वो सत्ता में आई। सत्ता में आने के लिए आपको कैच ऑल पार्टी बनना पड़ता है, मजबूरी है। ये है ऑर्बिट क्वेश्चन नंबर 5। कालादान ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यदि आप पढ़े हैं तो आप खुश हो सकते हैं, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इंडिया म्यांमार के बीच में है, देखिए यही है कालादान प्रोजेक्ट। कुछ तो इसमें सी से जा रही है, कुछ लेक वेक से जाती है, इंटरनल वाटर से, बाकी रोड है। तो इसमें जो है रोड भी है, शिपिंग भी है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, रेलवे नहीं है। तो अब आप मार लीजिएगा देख करके। 2+2, अब यहां मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं क्योंकि 2+2 डायलॉग कर रहा है, इंडिया जापान के बीच में, इंडिया यूएस के बीच में भी होती है। अब इसमें मेरे अनुसार से तो, और जो मैंने अभी थोड़ा सा पढ़ा भी, उसमें दोनों कंट्री के फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग करते हैं, ना कि सेक्रेटरी। अब यहाँ सेक्रेटरी लिखा हुआ है, इसलिए मेरा क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी इसमें तो प्राइम मिनिस्टर आते नहीं हैं, इसलिए ये तीनों तो खत्म हो गया। तो मेरे हिसाब से गलत इन्होंने सेट कर दिया, आप देख लीजिएगा। लोहिया जी ने जो ये सब नारा दिया था कि अंग्रेजी हटाओ, जाति तोड़ो, दाम बांधो, खर्चा बांधो, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हिमालय बचाओ। अब हिमालय बचाओ आपको बड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगेगा कि लोहिया जी हिमालय के पीछे कैसे पड़ गए इन्वायरमेंटलिस्ट। नो, उनका पॉलिटिकल हिमालय था। हिमालय मतलब कि तिब्बत को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, नेपाल को कैसे अपने फोल्ड में हम रख सकते हैं, मतलब नेबरिंग कंट्री, कैसे सिक्किम को अपने फोल्ड में रख सकते हैं जो हुआ भी, कैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो हिमालयन एरिया है, ये जियो पॉलिटिक्स था। वो नॉर्मल जो है नहीं था, वो उनका था। प्लस जो है इन्वायरमेंटल से भी नाता तो था ही उसका। द महाभारता इज कंसिडर्ड ए पॉलिटिकल टेक्स्ट बिकॉज उसमें राजधर्म है, स्टेट क्राफ्ट है। आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है कैसे राजकाल चलता है, पावर का क्या इश्यूज हैं, प्रिंस जो जो बुक में जो लिखी वो सब इसमें भी लिखी हुई है। तो इट, अब इसका जो इतना वेग इन्होंने ऑप्शन दिया है, इट रेजेस डिलेमा ऑन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर। लेकिन आप कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं राजधर्म आप जानते हैं, तो बाकी तो बेकार है इसमें ऑप्शन। मनु स्मृति क्या है? मनु स्मृति, अब ये भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शंस अच्छे नहीं है। ए कोड विच रिफ्लेक्टेड द स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कास्ट, सही है। ए सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, सही है। ए पेनल कोड ऑफ कंडक्ट, सही है। उसमें तो ये भी तो था ना, क्या पेनल्टी मिलेगी, कैसे क्या रूल ऑफ नॉर्म सोसाइटी की है और उसको तोड़ने पे क्या सजा मिलेगी, लेकिन इन्होंने इसको सही मारा है, तो चलिए ठीक है, सबसे ज्यादा शायद सही है। अब ये ऑर्बिट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब ये कहते हैं 13th अमेंडमेंट, और ये कहते भी नहीं है कि किस कंट्री का। समझिए क्या क्वेश्चन पूछने वाले कितने कम ध्यान देते हैं। ये आपको लगेगा इंडिया का 13th अमेंडमेंट, लगना भी चाहिए, लेकिन ये श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन का 13th अमेंडमेंट बोल रहे हैं। 13th अमेंडमेंट हैज बीन ए पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। द 13th अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर, बेसिकली 13th अमेंडमेंट श्रीलंका में हुआ था जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई थी, उसके बाद की बात है। वहां पे ये हुआ था कि थोड़ी बहुत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, जो प्रोविंसेस होंगे। तो ये तमिल जो माइनॉरिटी थे उनके डिमांड को पूरा करने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास था। तो ये वहां पे बहुत ह्यू एंड क्राई मचा कि ये इंडिया के दबाव में, हेजेमनी ऑफ इंडिया के लिए आप कर रहे हो। जो सिंहला जो मेजोरिटी थे वो उठ के खड़े हो गए। तो ये था, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल की बात इसमें थी। ऑर्बिट क्वेश्चन, द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, नॉट ए ऑर्बिट क्वेश्चन बट ऑप्शंस आर वेरी वेग। आपको पता है क्लास ऑफ सिविलाइजेशन हंटिंगटन ने लिखा है, और वो कोई भी एमसीक्यू जो है आपने देखा होगा उसके बगैर पूरा होता नहीं है।
फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, उससे भी पूरा नहीं होता है। ये दोनों हर जगह आपको पाए जाते हैं। तो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अब उसके अंदर घुस गया ये क्वेश्चन कि हटिंगटन कहते हैं कि प्रेडिक्ट एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड फ्रॉम, मैं यदि होता यदि एक झटके में मारता तो मैं तो कहता नेशन स्टेट टू सिविलाइजेशन, क्योंकि वो कहते हैं कि अब जो क्लास होगा वो नेशन स्टेट के बीच में नहीं होगा, वो सिविलाइजेशनल क्लास होगा, यही तो वो कहते हैं। लेकिन इसका जो ऑफिशियल आंसर है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कल्चर एंड रिलीजन, ये भी सही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि अब जो है लिबरलिज्म वर्सेस सोशलिज्म कम्युनिज्म, इसकी लड़ाई नहीं होकर के एक्स कल्चर वर्सेस वाई कल्चर के बीच में लड़ाई होगी। तो ठीक है, लेकिन ये सब बहुत वेग है, क्यों नहीं, ये क्यों नहीं सही है लाइक दैट। तो ठीक है, ऑफिशियल आप तो जानते हैं, आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आपने देखा होगा 3-4 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे होते हैं जिसपे कि आपको लगेगा कि इन्होंने क्या किया है, गलत कर दिया है। और कुछ गलत होते भी है, जब आप चैलेंज करेंगे तो आपको पता लगेगा वो सही आपकी निकलेगी। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का देखेंगे भी। प्लीज आप लोगों में से जो मेरी बात को सुन रहे हैं और द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के क्वेश्चन पे उन्हें कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चेक करूंगा। द इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन एम्स, अब ये भी जो है आर्बिट क्वेश्चन है। इंडियन ओशन ड्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तक समझ गए होंगे, तो आप इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, ऐसे ही में भी पूछा गया। तो रिम क्या होता है, जो इंडियन ओशन से जितने कंट्री सटे हुए हैं वो उसके रिम हैं, उनका एक एसोसिएशन है जो सब कुछ करता है, सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रिम रीजन, इन्हांसिंग सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पिरेसी, ट्रेड फैसिलिटेशन, कल्चरल का आदान प्रदान, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट को बचाना, इन ऑल सब कुछ। तो ये ठीक है, ये सब कुछ इसमें जोड़ दीजिए। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द विशाखा गाइडलाइन, वेरी वेरी मच रिपीटेड। विशाखा गाइडलाइन देखते आगे मत पढ़िएगा और आप सेक्सुअल हरासमेंट पे आ जाइएगा वर्क प्लेस पे वुमेन के लिए। हु इज एसोसिएटेड विद द बुक सिविक कल्चर, ये मैंने कितनी बार आपको बताया, 1963 की बुक एलमंड एंड वर्बा का, गैब्रियल अल्मंड सिडनी भरबा। इस पे बहुत कुछ मैं और बता सकता था लेकिन यहाँ पे नहीं टाइम है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एनार्की स्टेट, कितनी बार रिपीटेड है ये सब, वेरी 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 मच रिपीटेड। तो ये आपको पता है किसने लिखा है, रॉबर्ट नॉजिक। इसी बुक में उन्होंने अपना इंटाइटलमेंट थ्योरी, जिसको प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कह सकते हैं, दिया है। हु इज द ऑथर ऑफ प्रोवोकेटिवली टाइटल, प्रोवोकेटिवली का मतलब क्या होता है, प्रोवोकेटिवली, सॉरी प्रोनाउंसिएशन लंबे वर्ड में गड़बड़ हो जाती है। प्रोवोकेशन वर्ड से आया है। प्रोवोकेशन मतलब होता है कोई आपको उंगली करे, उकसाए, मतलब आपको इतना तंग करे कि आप चिढ़ जाएं, इसको प्रोवोकेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोवोकेटिव टाइटल जो इसका है, एन एंटी सेक्युलरिस्ट मैनिफेस्टो, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ऑफ कोर्स उस वीडियो मैंने ये नहीं बताया था, सब सेक्युलरिज्म पे चर्चा कर रहे थे कि ये बुक किसने लिखी है, लेकिन ये आशीष नंदी ने ये बुक लिखी है। और बेसिकली वो एक मार्क्सिस्ट जैसे उनका थॉट है। टी.एन. मदान भी मार्क्सिस्ट थॉट है, उन्होंने भी उसी जैसा थॉट उन्होंने दिया, सेक्युलरिज्म इन इट्स प्लेस। और इसमें उन्होंने जो इंडिया की जो सेक्युलरिज्म है, जिसको कि धर्म निरपेक्षता कहते हैं, उस पर उन्होंने क्वेश्चन किया। उनका कहना है कि हमारा जो अपना जो कॉन्सेप्ट है मल्टी रिलीजियस टॉलरेंस का, जिसमें हर रिलीजन एक दूसरे से डायलॉग करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है, एक दूसरे से अलग नहीं रहता है। स्टेट जो है एकदम बिल्कुल डरावना, ऐसा नहीं है कि एक हम स्टेट की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम मतलब बेसिकली हर सॉरी रिलीजन की तरफ जाएंगे ही नहीं, मतलब बेसिकली रिलीजन के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए, रिलीजन के बीच में रिकॉग्निशन होना चाहिए, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को नर्चर करे, सपोर्ट करे और सब मिल करके रहें। ये थॉट जो है वो असली सेक्युलरिज्म है, ना कि सेफ डिस्टेंस रखना रिलीजन से। तो इस टाइप की बातें उसमें कही गई हैं। हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कोर्स ऑन कोलोनियलिज्म, अगेन आर्बिट क्वेश्चन नंबर 7 या 8 कह लीजिए, आप जानते हैं तो जानते हैं। और ये जो है एमी शेजर ने लिखा है, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए। एमी शेजर जो है एक मैरिटिनिकन पोएट थे। मैरिटिनिकन जो है वो एक बहुत छोटा सा आइलैंड है ईस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जानते हैं, तो ईस्ट कैरिबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड, बहुत टाइनी आइलैंड, जो कि फ्रांस के अंदर आता है। तो ये फ्रेंच सिटीजन कह सकते हैं। ये ऑथर पॉलिटिशियन थे, उन्होंने ये बुक लिखा था। अब ये कैसे आप जान सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये चूंकि लास्ट स्लाइड है, इसके बाद तो रिचुअलिस्टिक थैंक यू स्लाइड होगी। तो मैं एक दो बातें यहाँ कहना चाहता हूँ, एक लॉन्ग स्लाइड होने, लॉन्ग पीपीटी होने के बाद भी आपके मन में क्यूरियोसिटी होगा कि ये पेपर में कितना कट ऑफ जाएगा इस टाइप की। देखिए, एक
मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं, यदि आपने मेरी गाइड पढ़ी है, यदि आपने मेरी वीडियोस पहले देखी है और अभी आपने ये 25-30 एमसीक्यू वीडियो देखा है, तो आप मिनिमम इसमें जो है 70 क्वेश्चन आप टिक सही मार देंगे। उस 70 में से 60 आपको आता होगा और 10 जो है आप कॉमन सेंस से मारेंगे। बाकी बचा 30, उसमें यदि आप ठीक से अपना दिमाग यूज करेंगे, 50-50 खेलेंगे, ट्रिक यूज करेंगे, तो आप इसमें से 10 क्वेश्चन और सही करेंगे। तो यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो 70 to 80 आपको मार्क्स आएगा और आप कंपीट कर जाएंगे, ये मेरा कहना है। अब यहाँ पे ये है कि कैसे इसको जो है आप टेम करें। तो फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आप जितनी एमसीक्यू वीडियो मैंने दिए हैं उससे आप एक बनाइए कि एक एक टॉपिक पे क्या क्या पूछा जा रहा है, और फिर उसको एक अपने नोट फॉर्म में बना लीजिए, कॉन्सेप्चुअल मैप बना लीजिए, बोर्ड पे लिख लीजिए, और उससे जो है जैसे कि क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, और वहीं से एक तीर निकलेगी जो जाएगी फुकुयामा के बुक एंड ऑफ हिस्ट्री पे, और फिर वहां से एक तीर निकलेगी वो जाएगी डैनियल बेल के एंड ऑफ आइडियोलॉजी पे, और वहीं से एंड ऑफ कोल्ड वॉर, और उससे सारे क्वेश्चन होंगे। उसी हटिंगटन से एक तीर निकलेगा और वो जाएगा कि थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन से, एंड मेनी मेनी। इस तरह से आप एक कॉन्सेप्ट मैप भी लिख सकते हैं, और ट्रिक एंड टेक्निक आपको हम बाद में बताएंगे। इससे पहले कि हम इस वीडियो को खत्म करें, मैं एक बार फिर से याद आपको दिलाना चाहता हूं कि चूंकि आपका एग्जाम तो 1 महीने से भी ज्यादा है, यदि आप डीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। कहना तो अब इसको गलत हो जाएगा, अब ऑनलाइन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। ऑलरेडी 25 टेस्ट वहां पे एडमिनिस्टर किए गए हैं, काफी डिस्कशन हुए, एक नया एक्सपीरियंस। यदि आपको इंजॉयबल वे में आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टिल अभी करीब 1 महीने ये जो है ग्रुप चलेगा टेलीग्राम पे। यदि आप इसको नॉमिनल कॉस्ट पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर आप इस मेल आईडी में भेजिए, आपको गाइड किया जाएगा। और फिर से एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि आपके लिए सबसे उपयुक्त गाइड जो है पीजी इंट्रेंस टेस्ट गाइड है, जो सभी इंट्रेंस टेस्ट के लिए, लेकिन डीयूईटी के लिए खास करके वो कस्टमाइज है। आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि जो मैं इस वीडियो में स्ट्रेस नहीं कर रहा हूं कि ये मत सोचिए कि अमेजन पे है तो उसको कैसे पढ़ेंगे। अब सैकड़ों स्टूडेंट अभी जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, लाखों लोग वर्ल्ड में एंजॉय करते हैं। उसके काफी पावरफुल है वो किंडल की जो डिवाइस है, उसको थोड़ा सीख लीजिए, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख लीजिए और आप आसानी से उसको जो है उसको उस स्किल को एक बार केवल आपको सीखना है तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा, क्योंकि उसकी जो पावर है वो आपके हाथ में मिल जाती है किंडल रीडिंग की। और इस तरह से आप मुझको लिख सकते हैं और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूं, लेकिन अपने सवाल ऐसे रखिए कि उसका ऑब्जेक्टिव रिप्लाई 1 से 2 लाइन में दिया जा सके, अदरवाइज देना बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, फिर मिलते हैं 2018 के पेपर के लिए, वो लेकर के बहुत ही जल्द।